Good evening, everyone. Today we are here for Vision IS Toppers Talk. It is my absolute pleasure to welcome our esteemed guest today, Aishwaryam Prajapati ma'am, who secured an incredible All India Rank 10 in the UPSC Civil Services Examination 2023. A round of applause for Aishwaryam ma'am, who has not only achieved a dream rank, but also inspired countless UPSC aspirants with their dedication and hard work. Now I would like to call ma'am and also call like Azim sir to present a small gift from Vision IAS. Sir. Am I audible to everyone? First of all, I would like to thank you, all of you, for coming here and welcoming me. It's a great honor. I used to write exams in this building only, in the same classroom. So it's a very, very, very proud moment for me that I am coming here after clearing the exam. तो मैंने यहीं से पढ़ाई करी, मेनली टेस्ट सीरीज़ वगैरह से. मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताती हूँ थोड़ी थोड़ी. उसके बाद आप लोगों को जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन से पूछना है तो आप पूछिएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बताऊँगी. सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये मंच दिया. इस मंच के माध्यम से अपनी जो स्ट्रैटेजी बताती हूँ मैं, और अगर आप में से किसी को भी फ़ायदा हो रहा है या फिर उस पर आप कर रहे हैं अमल, तो मुझे बहुत 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 खुशी होगी. तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्ट्रैटेजी अपनी. पहली तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेजेस सबको पता है. बुक्स भी मोटी मोटी सबको पता ही होती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी बुक्स हैं, कौन सी नहीं. तो मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी है. तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन थी उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, और जो सेकंड थी वो इस बार 3 स्टेजेस. तो मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि पहले में क्या किया और क्या नहीं किया, या फिर दूसरे में क्या किया और क्या नहीं किया, और फिर आप जो है उसमें देखिएगा डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो मेनली हम अभी गलतियों से सीखने वाले हैं जो मैंने पहले साल करी हैं. तो फर्स्ट प्रिपरेशन के दौरान, अभी मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ. तो व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली जम्प्ड इनटू द मेंस प्रिपरेशन. सो मुझे भी ऐसे ही टॉपर्स की वीडियो सुन के था कि मेंस की प्रिपरेशन पहले करनी है, तो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. प्रीलिम्स का ये था दिमाग में कि हो जाएगा, कि प्रीलिम्स तो क्या है, हो जाएगा, 2 महीने पढ़ के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही हैं, कर लेंगे. बट आई थिंक वो ही सबसे पहला थॉट जो था, वही थॉट गलत हो गया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने 1 महीने पढ़ के प्रीलिम्स हो जाए. तो जो सेकेंड अटैम्प्ट था और पहला अटैम्प्ट था, उसमें यही डिफरेंस था कि आई गेव प्रीलिम्स ड्यू रिस्पेक्ट एंड टाइम. ठीक है. तो प्रीलिम्स को टाइम देना है, एट द कॉस्ट ऑफ मेंस नहीं, बट फिर भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ 3 से 4 महीने जो मेरे थे, जो मैं बता रही हूँ, वो आपको टाइम देना है. स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की ये थी कि सिलेबस आपको पता है, बुक्स आपको पता है, बेसिक बुक्स क्या मैं रिपीट करूँ कि आप सबको पता ही है. बहुत ही बेसिक बुक्स जो भी थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा. हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, उसके अलावा NCERTs. ये 1-2 चीज़ें जो एक्स्ट्रा करी मैंने, वो एक ओल्ड NCERTs पढ़ी मैंने, और एक क्लास 11th की तमिलनाडु की NCERT होती है, वो पढ़ी मैंने. और एक और एक्स्ट्रा बुक मैंने पढ़ी थी, प्लासी टू पार्टीशन. वो भी जस्ट कुछ प्रीलिम्स रिस्पेक्टिव जो पॉइंट्स होते हैं, बस 1 पेज पे, बस वो इतनी से वो क्या है, बस उसका 1 पेज का ही मटेरियल था जो हमको प्रीलिम्स में चाहिए. 2-4 कमीशन के नाम वगैरह हैं, बस वही. तो हिस्ट्री, पॉलिटी, बाकी सबका सब कुछ सारा सोर्स सेम. आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, इन्वायरमेंट शंकर IAS, एवरीथिंग वॉज सेम. द डिफरेंस वॉज कि मैंने टेस्ट सीरीज़ पे फोकस बहुत ज़्यादा किया. तो अभी टेस्ट सीरीज़ को लगाने का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने खुद से करा कि मैंने टेस्ट सीरीज़ जहाँ की भी अवेलेबल है, जितनी भी आपको जितनी XYZ कोचिंग्स का नाम पता है,
तो टेस्ट सीरीज़ आप जितने से ज़्यादा लगाना चाहें, यहाँ की टेस्ट सीरीज़ तो होती ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा और जितनी भी आप जहाँ से गैदर कर पाएँ टेस्ट सीरीज़ लगाएं, बट ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो, नॉट ओनली बुक्स की नॉलेज तो ठीक है, बट जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते, गेस करते हैं, गलत हो जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर गलती से गलत हो जाते हैं आते हुए भी, वो जो ये 4-5 जो पॉइंट्स हैं, ये पूरा सार छुपा हुआ है इसी में, कि इसी को हमको पढ़ना है, क्योंकि बाकी सबने पढ़ा है तो हमने भी पढ़ा है, तो कौन ये नहीं पढ़ रहा है, तो हमको ये पढ़ना है कि हमने गेस करा, बट अब हमने गेस करा गलत हो गया, तो ये नहीं कि हमने छोड़ दिया। तो इसी तरीके से मैंने जो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रिपरेशन करी थी, सारे टेस्ट सीरीज़ लगभग मैंने जितने भी 100+ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी सेक्शनल फुल लेंथ मिला के, तो एक कॉपी बनाई, जो भी मुझे नहीं आ रहा था क्वेश्चन जस्ट एक लाइन में नोट कर लिया, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बार बार उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप नोट कर लीजिए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। वो जो एक्स्ट्रा आपका जो मटेरियल बन जाता है किताबों के अलावा, वो बहुत 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 हेल्पफुल, मुझे इस साल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ। तो एक वो तरीका जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और दूसरा ये है कि टेस्ट सीरीज़ को लगाने का एक और मैंने जो पहले साल में गलती करी कि मैं लेती थी और मैं 20 मिनट में ख़त्म कर देती थी, आ रहा है टिक टिक, नहीं आ रहा है क्रॉस क्रॉस, ख़त्म। फिर मार्क्स जोड़ लेती थी, जितने भी कम ज़्यादा आ रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट सीरीज़ गई, बस ये होता था कि मैंने लगा लिया, मैंने 20-25 लगाई और यही किया, आधे घंटे में ख़त्म। तो क्या करना है हमको, आधे घंटे नहीं लगाना है, 15 मिनट नहीं लगाना है, हमको 2 घंटे टाइम देना है उसको। ये नहीं सोचना है कि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 2 घंटे टाइम क्यों दे टेस्ट सीरीज़ में जब हमको आ ही नहीं रहा है। तो वो 2 घंटे आप बैठिए, 2 तो चलिए, अगर मॉक के लिए ज़्यादा हो रहा है, अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो 1.5 घंटे तो आप ज़रूर से ज़रूर बैठिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार रिकॉल करिए, ऑप्शंस पढ़िए बार बार, और ट्राई करिए कि 2 घंटे हमेशा टेस्ट सीरीज़ को दें, फुल लेंथ को दें और उसको जो है कि करें। तो ये एक टाइम जो एक्चुअल टाइम होता है और जो हम दे रहे हैं घर में, उसमें भी एक वो करें। मैंने तो घर से ही लगाई थी प्रीलिम्स के लिए, सेंटर पे भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा नर्वस और एंग्शियस नहीं होते हैं। तो प्रीलिम्स का तो मेरा यही था मेनली, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह से जो मैंने प्रिपरेशन करी, नॉलेज तो बुक्स की जो थी इसके साथ ये जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, जो एनालिटिकल स्किल हम बोलते हैं कि चाहिए, जैसे कि आपको पता ही है कि अब एलिमिनेशन टेक्निक भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आ रही है, क्योंकि ऑप्शंस भी ऐसे हो गए हैं कि आपको 3 या 4 के बारे में पूरा पता होना चाहिए। तो जो इंट्यूशन डेवलप हो रहा है वो हमारा हो रहा है बार बार वही चीज़ करने से। तो जब बार बार करेंगे, और टेस्ट सीरीज़ उसी पैटर्न्स पे बेस्ड होती हैं, तो बार बार करेंगे तो वो आपको एक्चुअल जो एग्ज़ाम में है वहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। भले ही मॉक्स में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। और प्रीलिम्स में वही मॉक्स के नंबर से घबराना नहीं है। मैं पहले साल घबराती थी पर करती नहीं थी कुछ, बस आधे घंटे में दे के ख़त्म कर देती थी, नंबर आते थे घबरा लेती थी पर करती नहीं थी कुछ। तो इस बार क्या किया, नंबर आए, देखे, पूरा अपना शीट बनाई, गेस्ड, अनगेस्ड, लेफ्ट, श्योर, कितने कितने आ रहे हैं, एटलीस्ट 10-20 में आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। मुझे पता चल गया था कि मैं 10 गेस करती हूँ तो 8 गलत होते हैं, तो मैं नहीं करती थी, तो मैं करती नहीं थी, मैं सोचती थी कि जितना आ रहा है उससे भी कम हो जा रहा है। तो प्रीलिम्स का मेरा यही था। करंट अफेयर्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि पहले जो साल में मैंने किया था, मैंने बुकलेट्स पढ़ी थी, बट मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी। विजन आईएएस की जो बुकलेट होती है वही पढ़ी थी मैंने, वो सोल सोर्स था मेरा करंट अफेयर्स का, सोल सोर्स। उसके अलावा जो भी राइटअप्स वगैरह निकलते थे पढ़ती थी, पर जो प्रिपरेशन, कोर प्रिपरेशन थी उससे थी। पहले साल में जो मैंने किया था मैं रिकॉल नहीं कर पाती थी। इस साल मैंने करंट अफेयर्स के खुद के नोट्स बनाए थे। तो अगर एक बुकलेट इतनी मोटी थी तो मैं उसको 5 पेज में अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाती थी कि मेरे को ये चीज़ें याद रखनी है। और वो कैसे होगा, जब आप प्रिपरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे और सिलेबस का फॉलो करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़, और टेस्ट लगाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को कितने डेप्थ में पढ़ना है, कि किस टॉपिक से कितना पूछ सकते हैं, किस लेवल तक पूछ सकते हैं। तो वो एक करंट अफेयर्स का मैंने इस साल नोट्स बनाए थे मैंने, और बहुत पहले से नहीं बनाए थे, जस्ट प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मैंने सारे 12 महीने की उठाई, और बस जो है कि मैं नोट्स बना लेती थी सही से, थैंक गॉड, तो मैं बनाती थी। तो ये है, बाकी डायरेक्ट तो आप पढ़ ही सकते हैं उससे। तो करंट अफेयर्स का ये,
करंट अफेयर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना स्टैटिक पार्ट है, बट किसी का टाइम आगे पीछे मत करिए कि स्टैटिक के कॉस्ट पे करंट अफेयर कर रहे हैं या करंट अफेयर के कॉस्ट पे स्टैटिक कर रहे हैं। दोनों को इम्पोर्टेंस दीजिए, बट हाँ प्रायोरिटी पहले स्टैटिक होनी चाहिए कि वो कंप्लीट तो हमारा एटलीस्ट हो जाए। तो प्रीलिम्स का तो मैंने बताया आपको, अगर किसी को प्रीलिम्स से रिगार्डिंग पूछना है तो आप पूछ लीजिए। जी अभी तो 1-1.5 महीना है शायद, है ना, 1 महीना है, तो अभी टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का। आपने जितना पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 1 बार 2 बार 3 बार। लक्ष्मीकांत वगैरह है जो है कि स्पेक्ट्रम वगैरह है, वो पूरी पूरी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ईच एंड एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप जितनी बार उसको पढ़ सकें, जितनी बार, और टेस्ट सीरीज़ आप 10-15 दिन पहले बंद कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में अगर आपको कुछ डीमोटिवेशन हो या मार्क्स कम आए तो फिर 15-20 डेज अर्लियर यू कैन स्टॉप गिविंग टेस्ट सीरीज़। बाकी रिवीजन, ये 1-1.5 महीना जिसका भी सिलेबस नियर बाय कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसको रिवाइज़ करिए। जी, और जी सी सैट के लिए तो इस साल तो सी सैट ने बहुत ही रुला दिया, मतलब तो सी सैट के लिए मैंने तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा करा नहीं था, तो बट आप ये देख लीजिए कि 2 सेक्शंस होते हैं शायद, इंग्लिश वाला, कॉम्प्रिहेंशन वाला, और एक रीजनिंग और एनालिटिकल वाला। तो देख लीजिए कि आप कर किस में अच्छा पा रहे हैं। मुझे पता था कि इंग्लिश में मैं अच्छा कर ले रही हूँ, तो मैं थोड़ा उधर लाइट थी कि चलो ठीक है, अगर 2-4 मुझे प्रॉबिलिटी वाले नहीं हो रहे हैं मुझसे, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, क्योंकि पता था कि इधर बैलेंस कर लूँगी। तो आप वो देखिए कि आप किस वाले में आप ज़्यादा खींच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फॉर्मूला याद करके और 2-4 टाइप के क्वेश्चन देख के वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इंग्लिश की जगह उस पर ध्यान दीजिए। और बेसिक फार्मूलाज जो होते हैं एटलीस्ट वो तो आप 1 महीने पहले से रोज़ देखिए। कोई भी एक बुक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ले लीजिए, RS अग्रवाल आई थिंक कुछ ऐसे करके है बुक, तो उसमें जो है, उसमें जो शुरुआत में जो वो सॉल्व देते हैं, तो उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो हर एक प्रोटोटाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देते हैं। तो मेरा ये टेक्निक था कि मैं वो हर एक प्रोटोटाइप का क्वेश्चन देखती थी कि उसने, मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट ही करती थी, क्वेश्चन से भी नहीं, मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करती थी, कि क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, आपको GS पे फोकस ज़्यादा करना है। तो सॉल्यूशन देखिए कि कैसे कर रहे हैं वो, और छोटे मोटे वीडियोज़ वो ट्रिक्स वाले कि ऐसे ऐसे करते तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, पाइप्स एंड सिस्टम्स का आता है, ये सब वो सब आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, तो उससे हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मैम जी इधर मैम, जी जी मैम मेरे को पूछना था, जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, उन्हें मेंस का अलग करके और प्रीलिम्स का अलग करके पढ़ना सही रहेगा, या फिर दोनों को जोड़ के? देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो दोनों को जोड़ के ही पढ़ाई होती है, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी उठाई तो वही लक्ष्मीकांत के फैक्ट्स आपको प्रीलिम्स में पूछेगा, उसी से थोड़ा सा मतलब बेसिक जो आपका स्ट्रक्चरल नॉलेज है वो आपको मिल जाएगा, तो वो आपको मेंस में भी काम आता है। तो अपार्ट फ्रॉम द GS 1 2 3 4 के जो सिलेबस हैं, कुछ कुछ चीज़ें जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट, IR सिक्योरिटी, ये चीज़ें अलग हैं, बाकी जो प्रीलिम्स है वो मतलब एक मान लीजिए मेंस का सबसेट ही है, ठीक है, अगर मतलब ऐसा देखा जाए एक तरीके से। तो आप जब स्टार्ट करें तो दोनों को साथ में करें, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली स्पेक्ट्रम, तो आप कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन ले लीजिए एनालिटिकल, जो भी वो पूछते हैं मेंस में, पुराने साल का ले लीजिए, आप लगा लीजिए, ठीक है। आपको फैक्ट्स भी याद आ गए, आप प्री का मार्क भी दे सकते हैं, मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो दोनों करिए। बट जब प्रीलिम्स आ रहा है पास, जैसे कि 3-4 महीने जब बचे थे प्रीलिम्स को, तो मैंने मेंस की सारी किताबें एकदम साइड रख दी, ऑप्शनल साइड रख दिया, सब कुछ साइड रख दिया, क्योंकि एक बार मेरा नहीं निकला था, सब कुछ साइड करके 4 महीने सिर्फ और सिर्फ मैंने प्रीलिम्स देखा। तो ऐसा कर सकते हैं आप। मैम दूसरा क्वेश्चन है मेरे को, जैसे तैयारी करनी शुरू करते हैं तो 2 ख्याल मन में आते हैं। सबसे पहले तो एक पता नहीं होता हमें कितनी तैयारी है, तो अटेम्प्ट देने के बारे में पूछ रहा हूँ मैं कि बिना तैयारी के भी हम अटेम्प्ट देना उचित रहता है, या फिर जब लगे थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक ठाक तैयारी तभी अटेम्प्ट देना चाहें? जी देखिए, बिना तैयारी के तो अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, बट अगर आपकी तैयारी कुछ 50% है, 60% है, 70% है, तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैंने जब पहले साल में दिया था तो भी 7-8 महीने की पढ़ाई थी, जिसमें से मैंने 1-1.5 महीना प्रीलिम्स को दिया था, बट फिर भी मैंने दिया था वो अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट देने से ना घबराएं, बट ये रहे कि जी आपको मतलब कुछ तो पोर्शन ऑफ सिलेबस, आप कुछ तो एक सब्जेक्ट को बोल सके कि ठीक है, ये सब्जेक्ट का तो मैंने बेसिक पढ़ लिया है, तो अगर मान लीजिए NCERT का कोई सवाल आया तो आप लगा पा रहे हैं, अगर उस लेवल तक की प्रिपरेशन है तो ज़रूर अटेम्प्ट दीजिए। मैम जैसा कि मैं अभी फ्रेशर्स हूँ, तो स्टार्ट करने के लिए NCERT से स्टार्ट करेंगे? जी जी,
जो कुछ भी स्टार्ट करना है एकदम सबसे बेसिक से स्टार्ट करना है, कभी भी ऐसे डायरेक्ट जंप नहीं मारना है। तो बेसिक एनसीईआरटी, कोई कितना भी बोल ले कि आपको अब क्वेश्चन नहीं आते उसमें से, या फिर अब एडवांस क्वेश्चन आने लगे हैं, एनालिटिकल आ रहा है, तो बट आपको जो है एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि वो एक अवेयरनेस आपको क्रिएट कर देती है कि अच्छा आप आगे किन किन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और बुक्स भी अच्छी होती हैं, फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं, हिस्ट्री वाले में सारे टेम्पल्स की फ़ोटोज़ हैं, आर्किटेक्चर की फ़ोटो है, तो बाद में एडवांस वाली बुक्स में तो वो मिलता नहीं है। तो एक जो इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो जो हमने बचपन में पढ़ी है उसी से हम शुरू करेंगे कि हम जो है इंटरेस्टेड रहें उसमें। क्योंकि आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो देखिए मेंस के लिए एज सच कोई अलग से रूल है नहीं, लेकिन आपने अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है तो आर्ट एंड कल्चर जैसे की है, अब उसमें क्लास 11th की जो बुक है, तो किसी पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म का फीचर्स दिया हुआ है, तो आपने उसको मेंस के लिए याद किया, प्रीलिम्स के लिए याद किया, उसी टाइप का अगर मेंस का क्वेश्चन आया तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं से वो इंटरकनेक्टेड रहता है। मान लीजिए किसी XYZ एम्पायर का कोई XYZ फीचर बताया है एनसीईआरटी में, आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, पर मेंस के लिए आप एनालिटिकल चीज़ें देख रहे हैं कि मतलब दूसरे तरीके के क्वेश्चंस, लेकिन आप बीच में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। तो वो सारे एग्जाम्पल्स, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब हमारे एनसीईआरटी में होती हैं, ठीक है। अगर आपको टेम्पल्स के नाम याद है, उनके आर्किटेक्चर का नाम याद है, सब कुछ याद है, एनसीईआरटी में दिया है, तो आप वो अपने मेंस में किसी एग्जाम्पल, किसी पॉइंट में डाल सकते हैं। तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऐसा है कि उसको टाइम देना पड़ता है अच्छा खासा, तो एटलीस्ट 5-6 महीने तो लगता ही लगता है। तो वो 5-6 महीने आप जो सब्जेक्ट झेल सकते हैं, मतलब आसान भाषा में यही बोलना चाहूँगी कि जिस सब्जेक्ट को आप झेल सकते हैं, जैसे कि मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं नहीं लूँगी, चाहे उसमें कितने भी बच्चे टॉप कर जाएं, कितने भी मार्क्स खिंच जाएं, कितना भी मटेरियल अवेलेबल हो, कितना भी गाइडेंस अवेलेबल हो, मैं उसको नहीं झेल सकती, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है उसको, मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक, आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये पहला पॉइंट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वहाँ से पता चलेगा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ से पता चलेगा इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा, आप देख लीजिए गाइडेंस किसकी कितनी अवेलेबल है, ठीक है। अगर जैसे सोशियो और पब्लिक एड और ये एंथ्रो वगैरह की बहुत ही एम्पल गाइडेंस अवेलेबल होती है, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की नहीं होती है उतनी ज़्यादा, तो उस हिसाब से। लेकिन ये जो मेन पॉइंटर आपको याद रखना है कि आपका इंटरेस्ट हो, आपको पढ़ने में, आपको एटलीस्ट ऐसा लगे कि मैं 5-6 महीना इसका एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन लेवल तक का मोटा मोटा मैं पढ़ लूँगा, तो तब जाए उसमें। बाकी ऐसा कोई अतरंगी सब्जेक्ट ना ले ले जिसको कि मतलब सब ले रहे हैं तो ले लेते हैं, अब एंथ्रो ले रहे हैं तो ले लेते हैं, या कोई ऐसा ज्योग्राफी ले रहा है तो ले लेते हैं, किसी ने टेस्ट सीरीज़ ले ली है तो दे देगा तो ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं करिए, जो इंटरेस्टेड है जिसमें वो करिए। Good evening, ma'am. यस, ओके। Good evening, ma'am. First of all, congratulations for qualifying the most prestigious exam of this country. Congratulations to you, ma'am. थैंक यू सो मच। My question is, ma'am, as you are an IAS now, so Yes. what's your vision for our country as you are going to do the civil services, ma'am? See, the vision for the country is same as a common man has. So it's like कि अभी जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, देन आई विल ट्राई कि जो रूल्स रेगुलेशंस जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम अपना काम करें, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में जो चीज़ें कही गई हैं, जो हमको समझाई जाती हैं पढ़ाई के दौरान, उन्हीं को अप्लाई करें अपने सोसाइटी के लिए, अपने देश के आगे, मतलब यंगस्टर्स के लिए, बच्चों के लिए, वुमेंस के लिए। तो उसी दिशा में काम करना चाहूँगी हमेशा। मतलब हमेशा से मेरा ये रहा है कि लड़कियाँ हमेशा आगे बढ़ें। मैं हमेशा से सोचती हूँ कि हर लड़की एक जॉब करे, हर लड़की एक सर्विस में हो, हर लड़की अपने पैसे खुद कमाए, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद ले। तो मुझे लगता है कि जो मैं इसमें पोजीशन पे हूँ कि मैं एक छोटा या बड़ा डिसीजन खुद ले सकती हूँ, उस काबिल बन पाई हूँ। तो उस काबिल हर लड़की बने, तो मुझे लगता है कि नारी शिक्षा और नारी सुरक्षा जो एक एरिया है वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्रिया, मैम। थैंक यू। मैम, वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग पूछना था मैम, आपने वर्ल्ड मैप क्या? मैप का मैं बहुत ऑनेस्टली बताती हूँ, मुझे मैप्स बिल्कुल नहीं आते थे और मैं बिल्कुल नहीं कर पाती थी। तो पहले साल में तो मैंने बस इतना किया था कि यूट्यूब पर खोल के जिसके भी वो निमोनिक्स मिलते हैं ना, ये रेड सी का डेजी है, ये इसका ये है, उसका वो है, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ का ये है, वो याद कर लिया, मैप कभी देखा भी नहीं। और उस टाइम अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्री पूछी थी, मुझे वो भी नहीं आती थी पहले वाले प्रीलिम्स में।
तो सेकंड में मैंने क्या किया कि ऑल्दो मुझे मैप में इंटरेस्ट उतना नहीं था, मतलब मेरा बन नहीं पाता था इंटरेस्ट, बट फिर भी एटलीस्ट आप कॉपी में चिपका लीजिए और 2-4 प्लेसेस के जिसके भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वगैरह, रेड सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, देखते रहिए कुछ। मैं ऐसा करती थी, मैं अपने पर्सनल निमोनिक्स बनाती थी कुछ भी, तो मैं याद करती थी। तो लकीली ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था, रशिया और यूक्रेन का कौन सी कॉमन बाउंड्री है। अब निमोनिक बना था, अल्फ़ाबेट मैच करके काट दिया, जो बच गया वो सही हो गया, बस यही किया था। और कुछ ज़्यादा किया नहीं क्योंकि हो नहीं पाता था। आपने पूरा मैप किया था कि मैम आपने सिलेक्ट किया था जो न्यूज़ में है वो? नहीं, जो न्यूज़ में है मैंने वो किया, बाकी ऐसे एटलस वगैरह तो मैंने नहीं खोल के देखी कभी, क्योंकि उसमें मेरा ऐसा होता था कि जैसा लगता था टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है मुझे। जी जी। 1-1.5 महीना रह गया है तो सर, तो मैम जैसे टाइम की शॉर्टेज फील हो तो न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मैगजीन को थोड़ा लाइट कर सकते हैं कि इतना फोकस ना करें। ये मैगज़ीन तो 1 मंथ के बाद आती है, पिछले मंथ वाली, तो जब आपका आ रहा है तो ऑब्वियसली आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो 1-2 महीने का आप मैगज़ीन स्किप कर सकते हैं। पर्सनली मैंने भी यही किया था कि 1-2 महीने की मैंने स्किप कर दी थी, बहुत ही रीसेंट, जैसे मान लीजिए अभी कब है प्रीलिम्स? मैम 16 जून को है, तो 15 ऑफ जून तक का तो आपको वैसे भी कुछ आइडिया नहीं लगेगा। उसके पहले वाला जो है वो आपके एग्ज़ाम के बाद ही आएगा बुकलेट किसी भी कोचिंग का। और तो वही है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होगी, मान लीजिए आपने पढ़ ली और एग्ज़ाम में आ गई, तो आप कर सकते हैं, वरना इतना रीसेंट का बहुत 1-2 महीने का हो भी नहीं पाता है, वो पॉसिबल भी नहीं है, कितना आप पढ़ेंगे। जी थैंक यू मैम। जी। Ma'am, in very initial stages of preparation, as I am in BA first year, we are not able to balance with current affairs. So when do we need to focus on it, and when we need to make notes out of it? जी, see, the current affairs is very dynamic, so there is nothing like कि you have to read the current affairs of all the preceding years. Just the year which you are preparing, the year which you are appearing, you have to give the main focus on that only. So just read the newspaper, develop the habit of reading the newspaper. If you are in BA, na? First year, so no need to just, if you are means planning to appear in the next year or next to next year, just focus on those current affairs of that particular year. Otherwise, for now, you just focus on the newspaper, just develop a habit of reading that newspaper and try to complete it in 30 to 35 minutes or 45 Ma'am, minutes. it takes 2 hours, 2 hours daily. Yeah. See, initially it takes 2 hours. For me also it was like 1.5 hours in starting 10-15 days. But I'm saying as you proceed with the syllabus now, as you proceed with the syllabus of pre and mains, and as you start reading the books, and as you start seeing the previous year questions, you automatically get to know that which thing you have to ignore in the newspaper, which thing you have you don't have to read in the newspaper. Like XYZ political news is there, you don't have to read that. Some XYZ criminal activities, you don't have to read that. Okay, if something thing is happening in international relations, so try to focus on one day on which it is concluding, है ना? For every day, you don't need to follow like who visited where, who did what, who did where lunch. That is no need of that. So be aware of the happenings, but try to cut short the time of the newspaper. Focus on some main important articles. When you will start preparing, you will judge by the headline only, कि I have to read it or leave it. Yes. Any more questions? See, every newspaper is the best newspaper, because from everywhere we are getting knowledge. But depends on your medium, difficulty in, yes. So some people say that XYZ newspaper has some difficult jargon to understand. Some say this is easy. So I personally read, I think, The Hindu for 2 years, and during the interview I read 3. So any newspaper which is common between the aspirants, just read that. One newspaper is enough. If you are मीन्स अब अगर कोई आपका कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो वो आपको आपके विजन की मंथली मैगजीन में मिल ही जाएगा, तो उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी 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 जी
देखिए कितना पुराना पढ़ना है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, आप कितने साल पहले का पढ़ेंगे, बट एटलीस्ट क्योंकि अगर आया होगा तो कहीं ना कहीं मेंशन हुआ होगा, या फिर मान लीजिए उस स्कीम का कुछ अपग्रेडेशन स्कीम आई होगी, या उस पॉलिसी या जो भी स्कीम है जिस एरिया में है, जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर कंसर्न है, उसमें कुछ नया हुआ होगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा करें। एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कुछ 2-3 साल पहले के या 4 साल पहले करंट अफेयर्स के, तो उसके लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एक पॉलिसी पूछ ली, एक स्कीम पूछ ली तो अब हम PDF खोल के बैठ जाएं 4 साल पहले के पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप पढ़ने लगते हैं तो कभी कभी आपको इंट्यूशन भी हो जाता है, ये मैं सच बता रही हूँ कि कभी कभी हो भी जाता है कि ये स्कीम अच्छा इसके लिए तो हो ही नहीं सकती, इसके लिए होगी, लेकिन वो है प्रैक्टिस, कभी होता है कभी नहीं, बट बहुत ज़्यादा पुराने के चक्कर में ना पड़ें। जी मैम एक और क्वेश्चन है, ये मैम एक एग्रीकल्चर के रिलेटेड टॉपिक होते हैं कि ये क्रॉप को इतना टाइम इतना मतलब प्रेसिपिटेशन चाहिए, ये आपने कहाँ से मतलब कवर किया था? ये देखिए आई थिंक 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की 4 बुक्स होती है 11th और 12th की मिला के, उसमें से एक बुक तो सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक जो पतली सी ब्लू कलर की होती है, वो तो सब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। उसके अलावा 3 बुक्स और होती हैं, उसको बहुत ध्यान नहीं देते लोग, पतली पतली होती हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब इजी टाइप की होती हैं कि अच्छा ये प्रिमिटिव हर्डिंग क्या होती है ना, और जो भी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं कि रोड्स कैसे बनते हैं, क्या है, कौन सा हाईवे कहाँ से जा रहा है, उन बुक्स में ये चीज़ें दी हुई हैं। एक और आई थिंक मोटी बुक है, मैं नाम तो भूल रही हूँ उसका, लेकिन वो NCERT की 11th-12th की जिसमें मिनरल्स वगैरह दिए हुए हैं, उसी बुक में वो दिया हुआ है, एक एक चीज़ दी हुई है, तो वो बुक्स को इग्नोर ना करें। ज्योग्राफी की 4 बुक्स होती हैं, वो चारों बुक को पढ़िए आप। एक बुक उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू वाली, बाकी 3 बुक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसमें ये सब चीज़ें हैं। मैम आपका IR का और साइंस एंड टेक का रिसोर्स पता करना था मैम। IR का मेनली करंट अफेयर्स, टोटल करंट अफेयर्स, इवन विजन की जो मैंने 2 साल करा है, तो पिछले साल का और इस साल का मैंने दोनों साल के 24 महीने के करंट अफेयर्स मेरे पास, मैं बता रही थी कि मैं नोट्स बनाती थी, तो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया एंड एक्स कंट्री का आ गया कुछ, ठीक है, अभी इंडिया एंड एक्स कंट्री का हमेशा आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, अगर इंडिया बांग्लादेश का एक्स इशू चल रहा है तो 2-3 महीने बाद कोई और नया इशू आएगा, 2-3 महीने बाद कोई और नया इशू आएगा, पर आप जब भी वो इशू देखें तो आपको पूरी हिस्ट्री दी हुई है बुकलेट में, उसका लोकेशन दिया हुआ है, सारे उसके फीचर्स दिए हुए हैं, पुराना कैसा रिलेशन था, कब क्या हुआ, वो बहुत ही अच्छे से फ्लो चार्ट वगैरह में देते हैं। आप उसको पढ़ लीजिए, टिक कर लीजिए कि ये इंडिया बांग्लादेश मेरा यहाँ से कंप्लीट हो गया, अभी कोई नई हैपनिंग होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक। तो मेनली पूरा करंट अफेयर्स। मैम साइंस एंड टेक का? साइंस एंड टेक का भी विजन की मंथली मैगजीन, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स मेरा जो था मंथली मैगजीन, मैं साइंस एंड टेक का न्यूज़पेपर वाला भी पोर्शन शुरू में पढ़ती थी, बाद में थोड़ा टाइम बचे इसलिए मैं उसको स्किप कर देती थी, क्योंकि बहुत मुझे उसकी यूटिलिटी लगती नहीं थी। मतलब आप अवेयरनेस के लिए तो पढ़ ही सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, तो उसमें क्योंकि आपको एक जगह मिल जाता है, साइंस एंड टेक का पूरा एक सेक्शन है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है, उतना काफ़ी है। और शायद 2-4 चैप्टर्स वगैरह भी जो लोग बोलते हैं NCERT के होते हैं, कुछ बायो वगैरह के जो बुक के चैप्टर्स होते हैं, हाँ वो आप कर लीजिए, उससे भी बहुत मतलब मॉक्स वगैरह में फ़ायदा मिलता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। मैम और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैम, जैसे कुछ आर्ट एंड कल्चर के हैं, फोक डांस या ये मार्शियल आर्ट, ये सब आपने मतलब पढ़ा था, मतलब रटा था क्या पूरा वो? तो आसान भाषा में तो रटना ही बोलेंगे, लेकिन वो रटना एक टाइम का तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो उसको बार बार याद करना कहते हैं, ठीक। तो बार बार याद करना है, बार बार याद करना है। आई थिंक नितिन सिंघानिया की है आर्ट एंड कल्चर वाली बुक पूरी, तो उसका ही वो पूरा वही एक सोर्स था मेरा, और सब कुछ आपको बस। और ये जो मार्शल आर्ट्स वगैरह आप बोल रहे हैं, ये तो पहले साल में मैंने छोड़ ही दिया था, दूसरे साल में मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो बस इतना याद रखें कौन से स्टेट का है, कोई पर्टिकुलर अगर फीचर दिया हुआ है तो वो याद कर लें, तो इसके लिए यही है। मैम स्टार्टिंग में मैम हियर यस, मैम स्टार्टिंग में जैसे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो मैगजीन से नोट मेकिंग जो मैं कर रहा हूँ उसमें एबनॉर्मली हाई टाइम लग रहा है जी तो मैम मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ था, ये नॉर्मल है और आगे जाके ये रिड्यूस होगा क्या? जी, तो मैगज़ीन पढ़ते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि कभी ये नहीं सोचना है कि मैं अभी याद कर रहा हूँ, मैं याद करने बैठ रहा हूँ, या कि जनवरी की खोली अब इसको याद करता हूँ। क्या करना है, मैगज़ीन खोली, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक। पढ़ते कैसे, एक रीडिंग लगाते हैं, एक रीडिंग लगाई, हाईलाइटर लिया, हाईलाइट किया, छोड़ दिया, ठीक। आप उसको 8-10 दिन बाद उठाइए, 15 दिन बाद उठाइए, दोबारा पढ़िए, फिर 2-4 दिन बाद उठाइए, दोबारा पढ़िए। ऐसे क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ़ जो रीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई आपकी, तो एक बार में आप याद नहीं कर सकते, वो इतनी मोटी बुकलेट आप एक बार में याद नहीं कर सकते, तो वो चीज़ की कोशिश करनी ही नहीं है जो हो नहीं सकती,
ठीक है, कितना भी कह लो एक बार में तो याद होगी नहीं, तो कोशिश ही नहीं करनी है, ठीक। उसको टाइम देना है, बस यही प्रॉब्लम है कि टाइम देना है हर चीज़ को। अगर मंथली मैगजीन में बता रही हूँ कि एक महीने की अगर जनवरी की है तो आपको फरवरी मार्च अप्रैल तक वो याद होते होते लग जाएगी, तो उसको दें। आप ये सोचें कि मेरे को 4 महीने बाद याद रहेगी, ये मत सोचें कि अभी पढ़ लूँ अभी याद कर लूँ, ठीक। बार बार पढ़िए उसको, ठीक। राइट मैम। जी। टाइम जी तो टाइम का सब्जेक्ट वाइज जो टाइम होता है वो कैसे मैनेज करें, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते जा रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं तो वही पढ़ते जा रहे हैं, अच्छा। तो ये सब दिक्कत है। तो देखिए, एक टाइम पे एक उठाना है, एक टाइम पे 2 उठाना है, या फिर थोड़ा थोड़ा करना है, ये सबका अपना अपना तरीका है। मेरा तरीका ये था, मैं एक टाइम पे एक उठाती थी। अगर स्पेक्ट्रम उठाई है तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली 3 दिन टाइम देती थी कि अभी मैंने स्पेक्ट्रम उठाई है, इसको उतनी इज्जत देनी है 3 दिन, ठीक है। इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी कि स्पेक्ट्रम के साथ पॉलिटी उठा ली। मैम पूरा पढ़ना है एक साथ कि मतलब थोड़ा पढ़ लिया फिर उसके बाद नहीं, दूसरा नहीं। पढ़ रहे हैं? तो ये तो आप डिसाइड करिए आपको कितनी बोरियत हो रही है या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं उठाती थी एक साथ, तो एक साथ में ही निपटाती थी कि मैंने उठाया तो मैं एंड पेज तक पहुँच कर ही उसको छोड़ूंगी, ठीक है। तो लकीली इंटरेस्ट बना रहता था मेरा। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप एट मैक्स 2 उठा लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, उससे मन भर जाए तो इसको पढ़िए। टाइम मैनेज करने का ये है कि थोड़ा सा टाइम, सब कहते हैं ना कि मैं क्या करती थी अपना पर्सनल, वो बताती हूँ आपको कि एक मैं टाइमर लेकर रखती थी और अपना टाइम सेट करती थी कि ठीक है 8 घंटा मेरे को एक दिन में देना ही देना है स्टार्टिंग में, ठीक। तो उससे क्या होता है, एक दिमाग में रहता है कि 8 घंटे बैठना ही बैठना है। अब आप सिंसियर हैं तो वो बैठेंगे तो उसका आउटपुट ज़रूर निकलेगा, ठीक है। अभी तो बच्चे हैं नहीं कि बैठे रहेंगे। तो 8 घंटे अगर आपने तय किया है तो टाइमर के अकॉर्डिंग 2 घंटा 3 घंटा जब होता था ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटा 3 घंटा बैठ गई, ठीक है। बीच में अपना जो भी रिफ्रेशमेंट्स है टहल लिए, सब कुछ कर लिया, तो हो जाता है टाइम। आप अपना सोने का टाइम भी फिक्स कर लीजिए कि ठीक है 8 से 9 घंटे सो जाऊँगा, 8 घंटे पढ़ाई करूँगा, बाकी फिर भी 8 घंटे बच गए, तो बहुत हो जाता है। मतलब आप सिंसियरली करेंगे तो टाइम आपको बहुत मिलेगा। आंसर राइटिंग भी साथ में करनी चाहिए कि अगर उस टॉपिक की जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका। जी, तो अब प्रीलिम्स का हो गया, मैं मेंस का बताऊँ आंसर राइटिंग के लिए। जी मैं मेंस का अभी बता रही हूँ, प्रीलिम्स का आपको पूछना तो जी 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 देखिए PYQs जो हैं, अगर आप 2013 से 15-19 तक लगाएंगे, 15 उससे पहले के, तो थोड़ा सा ज़रूर एक इजी टच है उसमें, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी जो पिछले 4-5 साल के हैं तो वो थोड़ा सा टफ हो गए। आपने क्या पूछा, फिर से बोलिए ज़रा। हाँ, ठीक है। तो आपको मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। जो पहले साल जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में जब मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ लगाई, तो मैं बस यही रोती थी कि वो बहुत टफ़ है, वो बहुत टफ़ है। मैं सोचती थी क्या है, मेरे 30 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, लिटरली 30-20 नंबर आते थे। मैं सोचती थी ये इतनी टफ़ क्यों है, ये इतनी टफ़ क्यों है, ये कौन पूछता है, ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, ये कैसे पूछते हैं। और जब एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तब समझ में आ गया कि ओ इसीलिए टफ़ था वो, ठीक है। तो वो रहेगा, आपको टफ़ तो लगेगा ही। जो वही कहते हैं ना, जो पेपर आप दे रहे हैं वही टफेस्ट है, बाकी सब इजी लगेगा, ठीक है। तो वो टफ़ साइड पे रहता ही है आपकी एक प्रैक्टिस कराने के लिए। जी इसमें तो बहुत ही फ्लक्चुएट होते रहते थे। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि किसी में 90 भी आ गए, कभी 60 भी आते थे, 50 भी आए हैं, ऐसी बात नहीं। 50 मतलब 50 प्लस आते रहते थे। कभी कभी बहुत ही इकोनॉमिक्स, जैसे मैं बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इकोनॉमिक्स को लेके। तो अगर मैं उसके मान लीजिए कभी इकोनॉमिक्स वाली टेस्ट सीरीज़ मिल गई तो उसमें बहुत ही कम नंबर आ जाते थे। बट हाँ, मतलब मुझे लगता है कि ट्रिपल डिजिट में नंबर 1, 2, 3 में ही आए होंगे, बाकी उतना ज़्यादा मतलब ऐसे डबल डिजिट में ही रहते थे। जी 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 आपकी आवाज़ आ रही, बोलिए। मैम स्पेशली इकोनॉमिक्स में जैसे बजट्स हो गए, इकोनॉमिक सर्वे हो गए, जैसे इनमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स होते हैं, तो इन स्पेशली प्रीलिम्स के लिए इनको जी हटा सकते हैं, जैसे देखिए कि बहुत ज़्यादा लेंथी स्टडी ना हो। हाँ, देखिए जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसका क्या है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है। मेनली 2 या 3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि मुझे और टॉपिक्स में है कमांड, तो इनको क्या लीव कर सकते हैं? नहीं, लीव तो नहीं करना है आपको, क्योंकि आप लीव कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं ना, बाकी तो पढ़ रहे हैं, तो आप क्यों लीव करेंगे,
ठीक है। बाकियों के उसमें नंबर आ गए और आपके उसमें नहीं आए तो ये भी तो गलत बात है। तो आपको लीव नहीं करना है, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी समरी चाहिए, ठीक है। विजन आईएएस की भी समरी निकलती है, क्या सर्वे की भी और बजट की भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वही 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। उसमें मोस्टली सब कुछ इंपॉर्टेंट कोई स्कीम लॉन्च की, किसी चीज़ का कोई फीचर है, मोटे मोटे में आपको बजट का मतलब बजट पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है ये मिनिस्ट्री में सबसे ऊपर इसको बजट मिला है, इसको कम मिला है, इसको एटलीस्ट आपको ऑर्डर पता है, ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज़्यादा बजट है, एग्रीकल्चर को सबसे कम है, ठीक है। बड़ी बड़ी चीज़ें कि मान लीजिए मनरेगा को ज़्यादा अलॉटमेंट कर दिया, कम कर दिया, इतना % डिक्रीज़ कर दिया, ये सब चीज़ें। तो ये सब तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप अगर उसका समरी पढ़ेंगे ना तो 2-4 पेज की आती है आई थिंक, उससे ज़्यादा की आती नहीं है। और सर्वे की थोड़ी सी आई थिंक इतनी पतली बुकलेट होती है। तो वो तो आप उसको वो आती भी लेट में ही है ना, फरवरी के टाइम पे आती है और प्रीलिम्स के टाइम पे आती है। उसको छोड़ना नहीं है, आपको ये क्या समरी पढ़नी है, समरी पढ़िए, आप याद करिए, वो 90% चांस है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा उसमें से। मैम साइंस एंड टेक के लिए आपने स्टैटिक्स के लिए क्या पढ़ा था, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए? जी आई थिंक मैंने बताया था कि जो वो कुछ NCERT बायो only? की, हाँ एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स बताते हैं ना, बस वही और करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट है, जो कि विजन की मैगजीन। मैम आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हो? बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन वो 2 साल के हैं, वो एकदम क्या कहते हैं उसको, सीलन आ गई, रेड पेन से लिखे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे। आपने बताया कुछ कंसाइज आपने नोट्स बनाए जी, ओनली जी, 4 to 5 पेजेस जी, में, तो जी, उस तरीके के नोट्स जैसे होते हैं बिल्कुल मैं अपने शेयर प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जी बिल्कुल शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। इकोनॉमिक्स का मैं मेंस के साथ बताती हूँ आपको। ये आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए और उस हिसाब से देखिए कि मार्क्स कितने अटेम्प्ट करने पे कितने आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता था 90 अटेम्प्ट कर लिए पर 30, 35, 40 गलत हो गए, तो समझ में आया कि ठीक है, जो जब पेपर हो रहा है वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि कितना अटेम्प्ट हम कर पाएंगे। एक आप फिक्स करके मत चलिए, पेपर के हिसाब से सोचिए। अगर मेरे को लग रहा है कि इकोनॉमिक्स टफ पूछ लिए तो ऑब्वियसली मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्टेड है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स छोड़ने वाली हूँ या कम गेस करने वाली हूँ, ठीक है। बट एक मोटे मोटे तौर पे आप 75-80 क्वेश्चन तो रखिए, ठीक है। इस बार भी आई थिंक मैं सोच के गई थी कि मैं 80 या 75 से ऊपर नहीं करूँगी, पर आई थिंक मैं 90 वगैरह करके आई थी, क्योंकि अगर आपको कुछ क्लिक कर रहा है, कुछ आ रहा है तो आप करिए, बिल्कुल आराम से करिए। हाँ, ऑप्शन मेरा सोशियोलॉजी था जी, ठीक है। फिर मैं अब मेंस का बताती हूँ मैम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, अभी हमने इनिशियली स्टार्ट किया है तो आफ्टर 4 to 5 डेज मेंटल ट्रेनिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे ब्रेक ले लेना चाहिए या फिर उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? तो ब्रेक तो हमेशा ही लेना चाहिए, चाहे इनिशियल हो, चाहे लास्ट हो, चाहे प्रीलिम्स के 2 दिन पहले हो, ठीक है। तो ब्रेक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ नहीं सकते। तो लीजिए, ब्रेक लीजिए, घंटे भर का लीजिए, आधे घंटे का लीजिए, जैसा आपको लग रहा है कि आप जैसे मैं अपनी बहन से कहती थी कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मैं 10 घंटे सोई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, ठीक है। तो वो होना चाहिए, वो एक ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि वो आपको पढ़ने का मन कराए। कुछ हॉबी आपकी कोई कुछ है, तो मैं जैसे गार्डनिंग जब जाती थी अपने घर पे, तो मैं गमले वमले इधर उधर कर लिए, मिट्टी खोदी, थक गई, उसके बाद लगता था कि चलो ठीक है ये काम हो गया, अब मैं पढ़ूंगी, ठीक। तो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं, आई थिंक कि वो इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप ब्रेक्स लेने से घबराइए मत, और ब्रेक्स लीजिए, जितने ब्रेक्स आप ले सकते हैं बीच बीच में, 10 मिनट 20 मिनट लेते रहिए, ठीक। हेलो मैम। मैम गुड इवनिंग। मैम एनसीईआरटी जो भी हैं ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़नी है कि कुछ एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है? जो आई थिंक एनसीईआरटीज़ किसकी हैं? आपकी पॉलिटी की है एक? यस मैम। एक ही है शायद, वो वर्किंग एट कॉन्स्टिट्यूशन करके कुछ है। मैम 2 हैं, 11, 12। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, हाँ, उसमें भी आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ एक आध जगह लिबर्टी वगैरह का डेफिनेशन वगैरह है, तो वो तो एक तरीके से हो ही जाती है। ज्योग्राफी की है आपकी, और हिस्ट्री की है आपकी, आर्ट एंड कल्चर की है आपकी, तो 2-4 सब्जेक्ट्स की हैं, वो पूरी आप पढ़िए। मैंने अपने पूरे प्रिपरेशन में बहुत ही ड्यू रिस्पेक्ट के साथ एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, बिल्कुल भी उनको छोड़ा नहीं कि नहीं इसमें से तो आता नहीं है, या फिर ये तो अब 6th क्लास का कौन पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं, आपको छोड़ना ही नहीं है एनसीईआरटीज़। तो पॉलिटी के लिए मतलब एनसीईआरटी भी पढ़नी, एमएस लक्ष्मीकांत भी पढ़नी पड़ेगी? पॉलिटी के लिए मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, एक वो जो मैंने बुक बताई कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें शायद एक चैप्टर है जिसमें कुछ आई थिंक डेफिनेशन वगैरह है लिबर्टी वगैरह की, कभी कभी पेपर में भी आया था कि लिबर्टी की डेफिनेशन क्या है। वो एक वाली बुक जो है आप एक बार रीड कर लीजिए बस, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक। मैं मेंस का बताती हूँ आपको। तो प्रीलिम्स के बाद का टाइम जो है आपका 3 साढ़े 3 महीने का मेंस का होता है।
तो 3.5 3.5 मंथ्स आर नॉट इनफ फॉर मेंस। तो हमको पहले से उसकी तैयारी करनी है प्रीलिम्स के पहले से, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस सबको पता ही है, GS 1 2 3 4 एवरीथिंग इज़ रिटन डाउन देयर। तो वो जो सिलेबस है वही आपकी जो है बाइबल है, उसके ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, बस वहीं पे रहना है, उसी सिलेबस पे रहना है। वो सिलेबस आप GS 1 2 3 करके निकाल लीजिए, और सिलेबस के हर एक कीवर्ड पे आपका नोट्स आपका तैयार होना चाहिए। आप खुद से बनाएं, ठीक है, कहीं से आपका ऑनलाइन नोट्स है, कहीं से जो भी है कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, सिलेबस को पढ़ना, सिलेबस को समझना। दूसरा स्टेप है सोर्स इकट्ठा करना, कंटेंट इकट्ठा करना। उसके बाद हम देखेंगे कि हमको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, और उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो आई थिंक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 चीज़ें तो प्रीलिम्स वाली हो जाती हैं। इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स का ये मैं बताती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं करा था कुछ, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट उतना था नहीं और मैं बहुत डरती थी उससे। तो आई थिंक एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है क्लास 11th की, वो पढ़ी थी, ठीक है। वो भी बहुत हल्की सी बुक है, तो ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना है कि नहीं हम पढ़ेंगे नहीं, इसमें तो बहुत ही नॉर्मल दिया हुआ है, उसमें GTP वगैरह के फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो कभी कभी उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आप पढ़िए, बुक पढ़िए। मेनली जो इकोनॉमिक्स है, मुझे ऐसा फील हुआ कि पूरा का पूरा डायनामिक ही है, पूरा एकदम, क्योंकि आप अगर कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ कि मैगज़ीन से ही मैंने करा, तो मैगज़ीन में अगर NPA दिया हुआ है या फिर कुछ ऐसे GDP की बात दी हुई है, तो जो NCERT में है वो एक बॉक्स में वहाँ पे समराइज़ करके दिया हुआ है, ठीक है। अगर GDP कुछ बता रहा है कि इतना इतना बढ़ गया, इतना इतना घट गया, तो वो बॉक्स में दिया है कि अच्छा इनकम वाले मेथड से ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर वाले से ऐसे करते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी मतलब करेंसी मान लीजिए अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रही है, तो उधर दिया होगा कि मतलब क्या रिलेशन है कि करेंसी कब अप्रिशिएट करती है कब डिप्रिशिएट। तो वो आपका जो डायनेमिक वाला पोर्शन है, उसी में आपका स्टैटिक वाला सामान दिया हुआ है जो आपको याद करना है, ठीक है। तो मेरा एक सोर्स वो था। बाकी कुछ और सीरीज़ वगैरह टेस्ट, आई थिंक टेस्ट सीरीज़ का जो मैं बता रही थी कि मॉक्स वगैरह, उससे मैंने प्रिपेयर करा। और वही था कि मैंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के लिए नहीं किया। सर्वे और बजट जैसा आप बोल रहे थे कि छोड़ दें ना, उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपका वीक है, और वो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है सर्वे और ये बजट, बहुत ही मतलब उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने जब पहले बार दिया था तो उन्होंने यही पूछा था कि किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा शेयर मिला है, या जो है कि आई थिंक स्टेट्स को शेयर कैसे मिलता है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था उसका कि भाई एरिया पॉपुलेशन जो भी है, तो ये आप छोड़ देंगे तो ये फिर दूसरा कोई ले जाएगा नंबर, ठीक है। पिछली बार का तो मुझे लगता नहीं कि उतनी यूटिलिटी होगी, मतलब क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो स्टैटिक ही होती हैं। जैसे मान लीजिए कि बढ़ने का परसेंट, फैक्ट्स वैल्यूज़ अलग होंगी, बट वो थ्योरी जो होती है वो सेम ही होती है। तो अगर अभी नहीं आया है तो आप एक नज़र मार लीजिए, क्या पता। मैम बजट इस बार का हमारा कुछ खास नहीं रहा है जी, तो मैम पढ़ना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? नहीं आपको पढ़ना है, खास है कि नहीं है वो एग्ज़ाम बता देगा, तो आपको तो पढ़ना ही है, आपको तो पढ़ना है। खास तो जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ये भी ना पढूं, ये भी ना पढूं, बट जो है कि आपको पढ़ना है, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आप, क्योंकि सबने पढ़ा है, एटलीस्ट वो चीज़ें हमें करनी है जो एक बेसिक एस्पिरेंट जो करता ही करता है। तो बजट तो इम्पॉर्टेंट है ही, जैसा भी है हमको पढ़ना है उसको, ठीक। तो मैम जी, मैम आपने 11th क्लास का तमिलनाडु बोर्ड का कुछ NCERT बुक्स बताए थे, वो मतलब उसका इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब वो बुक जो है कि आई थिंक उसमें जो आई थिंक ये एंशियंट वाला पार्ट है, एंशियंट और मेडिएवल वाला छोटा सा, ये दिल्ली वगैरह वाला, उसमें वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें जो आपके NCERT में नहीं हैं, वो बहुत ही कुछ आपके, जैसे आप देखेंगे NCERT पे बहुत ही डायरेक्ट जंप हो गया है किसी एक जैसे मान लीजिए अगर वो मुगल्स के बारे में पढ़ा है तो डायरेक्ट फिर वो अगर दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा है तो डायरेक्ट फिर वो ब्रिटिशर्स पे चले गए, या पहले पार्ट में जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का डाल दिया बीच बीच में, ऐसा है NCERT में। आई थिंक वो जो है वो बहुत ही सीक्वेंस में दी हुई है, ठीक है। तो उसको जो है कि मैंने, वो मेरे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रही थी। उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे जो एक प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस जब मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था तब भी वो पूछे गए थे। वो भी बुक जो है मोटी सी है, तो चैप्टर्स जो टॉपिक्स होते हैं सेम ही होते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है तो हर बुक में मिलेगा, पर आपको हर बुक में 10-20 पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो एक दूसरे में नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो आपको अगर जैसे आप देखेंगे ये उसमें अपनी NCERT में आई थिंक वो एक चीज़ मेंशन नहीं है कि कौन सा एनिमल वहाँ नहीं पाया जाता है, ऐसा कुछ, बट वो नितिन सिंघानिया में मेंशन्ड है, वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
तो वही करना है कि चीज़ें जो है कि सेम सेम हैं तमिलनाडु वाली में भी, बट कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज उसमें दी हुई है उसको आप ले लीजिए। ओके मैम, थैंक यू। अब मैं मेंस के लिए बात करूँगी। जी 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 नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते हैं, ठीक है। और जैसे कि जब आप एक ही तरीके की टेस्ट सीरीज देने लगते हैं ना, तो आपको वो दिमाग में हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे मैं शायद एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगाती थी, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ था कि उसका जब मुझे नहीं आता था, जब मैं सी ऑप्शन टिक करती थी ना, तो मोस्टली सही होता था, ठीक है। ये मैंने देखा था, मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद भी बहुत सोची थी कि यार मैं पागल हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ट्रेंड हो गया कि मैं उस कोचिंग का जब भी लगाती थी तो मैं कितना भी गेस करती थी, तो 10 में से पहले जब 8 गलत होते थे तो अब 8 सही हो रहे हैं, ठीक है। दूसरे में गेस कर रही हूँ, नहीं सही हो रहे हैं। तो इसलिए जो है कि जगल करके लगाना है, ठीक है। आपने टफ लगा लिया, इजी लगा लीजिए, इजी लगाया था टफ लगा लीजिए, इकोनॉमिक्स किया था पॉलिटी लगा लीजिए, XYZ कोचिंग की थी, अब ABC कोचिंग कर लीजिए, ठीक है। तो उस तरीके से करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा, आपका वो जो ट्रेनिंग गलत तरीके से नहीं होगी माइंड की कि अच्छा ठीक है, हमको लग रहा था कि अच्छा सी ऑप्शन सही है। तो सच में ऐसा मेरे साथ हुआ था, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग बिलीव कर रहे हैं, बट ऐसा हुआ था कि मैं सी टिक करती थी और वो सही होता था। तो ये है, ठीक है। तो मैं मेंस का स्टार्ट करती हूँ। तो मेंस का सिलेबस का आप सबको पता ही है, मैंने बताया कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। कहीं से भी सोर्स आप लीजिए, क्योंकि मैंने क्लासरूम कोचिंग नहीं करी थी, तो मैं जो है कि यहाँ का जितना भी फ्री मटेरियल था विजन का, तो ऐप के थ्रू मैं वो सारा फ्री मटेरियल एक्सेस करती थी। बाकी उसमें आई थिंक फ्री मटेरियल में भी पूरा टॉपिक वाइज ही PDFs बने हुए हैं, ठीक है। तो वो PDFs आप ले लीजिए, उसमें के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो पंचायती राज का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें किसी 1-2 पंचायती राज सिस्टम के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में। एक आपको एग्जाम्पल मिल गया उस बुकलेट से, आपने नोट डाउन कर लिया अपनी लक्ष्मीकांत में पेज ऐड करके, ठीक है। आप ऐसे करिए। सारा कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद मैं बता देती हूँ कि डिफेंस IR सिक्योरिटी, ये IR पूरा का पूरा मैंने बताया कि करंट अफेयर्स, सिक्योरिटी विजन की ही बुकलेट है, उस पर आई थिंक उसी नाम से है पूरा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म और जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी अलग अलग वो उनकी PDFs हैं, वो पूरा उसी से प्रिपेयर किया, प्लस करंट अफेयर्स और डिफेंस सिक्योरिटी IR डिफेंस, हाँ उसका भी पूरा का पूरा करंट अफेयर्स से। अभी बताती हूँ कि करंट अफेयर्स से कैसे पढ़ना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आई थिंक जो NCERT की ज्योग्राफी की बुक है, लास्ट चैप्टर जो उसका है उसमें 4-5 डिज़ास्टर बताए हैं। सभी डिज़ास्टर में एक ही चीज़ है, पोस्ट डिज़ास्टर, ड्यूरिंग द डिज़ास्टर, आफ्टर द डिज़ास्टर, ठीक है। रिकवरी, रिहेबिलिटेशन, रिबिल्ड, पता नहीं जो भी है, एक ही चीज़ है सब में। तो घुमा फिरा के एक ही चीज़ लिखनी है, मतलब ओवरऑल एक मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो उसके रिगार्डिंग तो मटेरियल को लेके तो किसी को डाउट नहीं है ना, वो तो आई थिंक अवेलेबल होता ही है। आंसर राइटिंग का मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग करनी कैसे है। तो पहले दिन से आंसर राइटिंग को लेकर परेशान नहीं होना है। मैंने जब स्टार्ट करा था तो 2 दिन पढ़ने के बाद मैंने सीधा यहीं कॉल कर दिया। आई थिंक किसी मेंटर को मैंने पूछा कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आंसर राइटिंग करूँ कि ना करूँ। सब लोगों ने ले ली है, मैंने सीरीज़ नहीं ली है, और मुझे दिखा रहा है कि ये तो नवंबर में चालू हो चुकी है और अक्टूबर में चालू हो चुकी है, मैं तो नवंबर आ गया, मैंने लिया नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कर लें, जिससे कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक और समझने लायक हो जाएं, ठीक है, ठीक है। तो आपको पहले अपनी प्रिपरेशन को टाइम देना है। जब आप शुरू कर रहे हैं तुरंत मेंस की सीरीज़ की आंसर्स नहीं लिखना है, ठीक है। 1-2 महीना ले लीजिए, 1-2 महीना लेकर कोई एक सब्जेक्ट फोकस कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, टॉपिक वाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करिए PYQ से, क्वेश्चंस पढ़ते रहिए, लिखिए मत, पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ के फिर बुक पढ़ेंगे, ठीक है, और बुक पढ़ने के बाद फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज करनी है कुछ दिन तक, ताकि हम समझ सकें कि अच्छा मेंस के क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, ठीक है, कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन में अंतर क्या है। तो बुक पढ़ने के पहले प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा, हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है, बुक पढ़िए, बुक के बाद फिर से क्वेश्चंस पढ़िए। समझ में आ गया कि अब क्वेश्चंस पूछे कैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब वो स्टेज पे आ रहा है जिसमें हमको आंसर राइटिंग करनी है। तो आंसर राइटिंग मैंने कैसे करी थी, मैं फुल लेंथ टेस्ट देती थी, फुल लेंथ इन द सेंस 3 घंटे का टेस्ट देती थी,
किसी भी सब्जेक्ट का, हाफ आई थिंक सब्जेक्ट वाइज भी देती थी, हाँ, और फुल लेंथ भी देती थी। फुल लेंथ आई थिंक बाद में ही आते हैं, यहाँ के भी बाद में ही आते हैं, पहले हाफ वाले आते हैं, टॉपिक वाले। तो आंसर को लिखने का मैं बोर्ड यूज़ कर सकती हूँ क्या? ठीक है, अगर ठीक है सर, रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। हाँ, तो मेंस के आंसर का जो जब स्टार्ट करते हैं हम, तो आप पहले अपने नेचुरल वे में लिखिए आप आंसर्स कैसे लिख रहे हैं। थोड़ा 2-4 टॉपर्स की कॉपीज़ आप देख लीजिए। तो आंसर राइटिंग में ये करना है कि क्वेश्चन को पहले समझना है, ठीक है। सबसे पहला एक्सरसाइज ये करेंगे कि टॉपर्स की कोई भी कॉपीज़, ऐप पे बहुत सारी कॉपीज़ पड़ी होती हैं, आप खोल के देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, उसने आंसर कैसे लिखा है, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है या पॉइंट्स फॉर्म में लिखा है, कैसे लिखा है वो आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आप लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, अब स्ट्रक्चर बनाना है। IBC सबको पता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसी पर स्टिक रहना है, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन 4 लाइन का है तो कंक्लूजन 2-3 लाइन का होना चाहिए। कंक्लूजन को ऐसा नहीं कि चलते चलते लिख दिया, ठीक है। मैं यही करती थी, तो मुझे यही कमेंट मिला था कि आप कंक्लूजन जो है 1 लाइन क्यों लिख रही हैं, 2-3 लाइन तो लिखिए कम से कम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी। अब बॉडी में पॉइंट्स वाइज में लिखना है, मैं पॉइंट्स वाइज में लिखती थी, आई थिंक सब लोग ही पॉइंट्स में ही लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का कीवर्ड देखना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, सर्कल करना है, मार्क करना है। आई थिंक ये चलने में दिक्कत हो रही है, छोड़िए इसको, ठीक है सर, रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। तो आपको क्वेश्चन को जब पढ़ना है आप सर्कल कर लीजिए। कीवर्ड्स क्या हैं, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ इट कुड बी डन, व्हाट आर द इश्यूज, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, ठीक है, फ्यूचर, ठीक है, प्रॉब्लम्स, ठीक है। कुछ तो ये कीवर्ड्स हर क्वेश्चन में रहेंगे कि व्हाट इज़ दिस, हाउ दिस हैपेंड, हाउ कैन इट बी डन, ठीक है। बस मार्क कर लीजिए। तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन में आपको 2-3 ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, उन्हीं कीवर्ड्स का आंसर देना है। इससे क्या होगा कि आपको भटकना नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो पहला जब मैंने आंसर लिखा था तो पूछा कुछ और था, मैंने लिखा कुछ और था। अब मैंने दुनिया भर की सारी बातें लिख दी, लेकिन जो पूछा वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, पता नहीं क्या क्या लिख दिया और जो पूछा वही नहीं लिखा। तो उसमें मुझे कमेंट मिला था कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। तो फिर आप पेंसिल उठाइए, क्वेश्चन को गोला करिए, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है। अगर उसने पूछा है व्हाट इज़, मान लीजिए कि कोई लैंडफॉर्म, तो आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए दिस लैंडफॉर्म इज क्रिएट, मतलब दिस इज़ द फीचर ऑफ दिस लैंडफॉर्म, या फिर डेफिनीशन, एक बेसिक डेफिनीशन, ठीक है। कि अगर वाटर माउंटेन्स, तो द स्ट्रक्चर दैट अपीयर्ड आफ्टर, मतलब डिप्रेशन, या फिर जो भी मतलब डिप्रेशन तो नहीं, जो भी होता है वो, फोल्डिंग एंड थ्रस्टिंग एंड फॉल्टिंग, बेसिक डेफिनेशन। कोई ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेशन लाना है या बहुत ज़्यादा हैवी लैंग्वेज, कुछ नहीं, सिंपल डेफिनेशन, ठीक। तो व्हाट पूछा, व्हाट की डेफिनेशन हो गई। बॉडी के लिए दूसरा सर्कल किया है कि इश्यूज अगर पूछे, तो जो कीवर्ड पूछा है आप हेडिंग डालिए उसकी। अगर इश्यूज पूछा है, द इश्यूज ऑफ दिस आर, ठीक, ये इतनी हेडिंग डालिए, अंडरलाइन करिए और लिखना स्टार्ट करिए। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, इंट्रोडक्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया। बॉडी का आपको ये करना है कि आंसर सब लोग लिखते हैं, पर किसी के कम आ रहे हैं, किसी के ज़्यादा आ रहे हैं सेम क्वेश्चन पे। तो अब डिफरेंस कैसे है, कौन अच्छा आंसर कैसे लिखता है, अच्छा आंसर क्या होता है, अच्छे आंसर के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अच्छे आंसर्स के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, IBC हमको पता है, उसमें हमको करना क्या है, फैक्ट्स, डेटा, फिगर, एग्जाम्पल, ठीक। ये 4 चीज़ें हमको पता होनी चाहिए हर किसी टॉपिक के बारे में, ठीक। अगर आपका पॉपुलेशन का टॉपिक है तो आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए जो रिसेंट में आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी UN पॉपुलेशन फंड या किसी ने भी कुछ भी रिपोर्ट पब्लिश करी, और उसमें अगर इंडिया की पॉपुलेशन को लेके कुछ है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन अगर कुछ ऐसा सेट हुआ है कि ठीक है पॉपुलेशन इनसे ज़्यादा इनसे कम, वो आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए, एक डेटा याद होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन है तो ये मत सोचिए कि मैं लिख दूंगा इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, तो ये बहुत ही नॉर्मल से डेटा, इसको लिखने की क्या ज़रूरत है, नहीं, आप लिखिए, ठीक है। डेटा, एग्जाम्पल लिखिए। मान लीजिए कि कहीं कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स कहीं कहीं लिए गए हैं बहुत मतलब यूनिक तरीके से, तो कैसे लिए गए वो। हर टॉपिक का एक मैंने बुकलेट बनाई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स थे, फैक्ट्स थे, डेटा थे, और एक साइड में जो भी मुझे डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी बनाना होता था, मैं फ्लो चार्ट्स भी अपने बना कर रखती थी कि अगर मैंने विजन की मैगजीन में देख लिया फ्लो चार्ट बना हुआ है तो मैं फटाक से बना लेती थी कि मेरे को मैगजीन खोलनी ना पड़े। और सारा डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल्स कहाँ से मिलेंगे, अपनी बुकलेट से। सब कुछ उसी में ही है, पूरा खजाना ही उसी में है,
ठीक है, सारे बॉक्सेस बने रहते हैं कलरफुल वाले सब, वहीं से आप फैक्ट्स उठाइए, डेटा उठाइए। हर एक टॉपिक का आपको 2-3 फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स। पीआरआई का है, पंचायती राज का है, कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव आई थिंक बुकलेट में भी दिया रहता है, रिसेंट कहीं लिया है तो वो भी दिया रहता है, वो सब वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एनपीए का है तो आरबीआई की रिपोर्ट आई कि 9% से घट के 5% हो गया। आपको ये टिप्स पे होना चाहिए कि कल को कोई भी क्वेश्चन में एनपीए का जिक्र होगा, मैं ये तो लिखूंगा ही लिखूंगा या लिखूंगी, ठीक। तो ये 4 चीज़ें आपको अपने आंसर में डालनी ही डालनी है। हर आप पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट्स लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि 2 पॉइंट्स में एग्जाम्पल डाल दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि आई थिंक रिवर पोल्यूशन से बचने के लिए लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दुर्गा आइडल इमर्जन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए, ठीक है। अब ये एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, इतने बड़े इंडिया में एक लखनऊ की एक बहुत छोटी सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक एग्जाम्पल है। तो ये हमें पता कहाँ से चला, ठीक है, इसको हम ऐसे ढूंढते तो नहीं पता चलता, बट हमने जब मैगजीन पढ़ी तो उसमें ये एक एग्जाम्पल में लिखा था, तो हमने क्या किया, इसको हमने अपनी कॉपी में नोट कर लिया कि ठीक है ये एक यूनिक तरीका हुआ ना, तो हमको ये वहाँ पर कुछ भी पोल्यूशन से आया अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं तो एक हमको पॉइंट लिखना है, दिस 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 दिस। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्रिएटेड आर्टिफिशियल पॉन्ड्स फॉर दुर्गा आइडल इमर्जन, ख़त्म कहानी, ठीक। तो बेसिक जो आंसर राइटिंग करनी है वो हमेशा दिमाग में 4 चीज़ें रखनी है कि मैं एक डेटा, एक फैक्ट, एक एग्जाम्पल, कोई भी रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसका नाम ज़रूर से ज़रूर लिख दूंगा अगर मुझे उस टाइम याद आता है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको 5 मतलब फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस पता हैं तो आप 4 लिखिए, एक को बचा लीजिए, आपको कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि आगे करना क्या है, ठीक। तो एक आप कंक्लूजन के लिए बचा के रख लीजिए। कंक्लूजन बहुत ही ड्राई नहीं होना चाहिए कि 10 वी कैन डू दिस, 10 करके, मैं सिर्फ 10 करके ही लिख देती थी। जो क्वेश्चन पूछा है 10, दिस इज दिस, ठीक है। तो मैंने क्या चेंज लिया, क्या चेंज लाया मैंने कि अगर मुझे 5-6 वे फॉरवर्ड आते हैं तो मैं एक बचा लेती थी और उस कंक्लूजन में लिख के अंडरलाइन कर देती थी। तो अभी कंक्लूजन को भी ड्यू रिस्पेक्ट मिल गई, ठीक है। इंट्रोडक्शन को रिस्पेक्ट दे दी डेटा फैक्ट्स ने, बॉडी को रिस्पेक्ट दे दी एग्जाम्पल्स ने, और ये हो गया। ये जीएस आई थिंक हिस्ट्री में तो आपको इतना स्कोप नहीं मिलेगा, आई थिंक पॉलिटी में आपको मिलेगा और इकोनॉमिक्स में पूरा मिलेगा। बाकी जितने भी जीएस 3 वाले मोस्टली जितने भी हैं सब आपको मिलेंगे। तो ये आप इसकी एक अलग से बुकलेट बना के मैगजीन से ही, आप कहीं फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा इन सब के लिए भागिए नहीं, मैगजीन ही है उसमें से सब मिल जाएगा। अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आपको मस्ट है कि आप एक डायग्राम साइड में बॉक्स में बनाए ही बनाएं, ठीक है। अगर क्रॉप्स के बारे में पूछा है तो ये नहीं कि मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, अगर आप मैप बना के दिखा देंगे कि अच्छा ठीक है रागी ये इधर होता है, ग्राउंडनट इधर होता है, शुगर केन उधर होता है, तो वो ज्योग्राफी को रिस्पेक्ट मिल गई क्योंकि मैप है, ठीक है। इकोनॉमी का अगर कुछ ऐसा वी शेप्ड रिकवरी या डाउनफॉल या अपवर्ड कुछ भी हो रहा है तो एक साइड में आप बना दीजिए, ठीक है। फर्टिलिटी का क्वेश्चन है कि इंडिया में फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही, इंक्रीज हो रही, तो मैं क्या करती थी, साइड में एक बॉक्स में इंडिया बनाया, नीचे के स्टेट की फर्टिलिटी डैश डैश डैश, ऊपर के स्टेट की ऐसे करके गोला गोला करके दी, तो वो विजुअल अपील आ गया, तो आपको 0.5 नंबर मिल गए। तो 20 क्वेश्चंस में 0.5 मिलते मिलते बहुत अच्छा खासा डिफरेंस हो जाता है इतने सारे पेपर्स में, ठीक है। आई थिंक मैंने मोस्टली तो बता दिया आंसर राइटिंग का। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कंटेंट कैसे तैयार करें मेंस के लिए। जो बुकलेट होती है उसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं तो आप देखेंगे कि वो बुकलेट प्रीलिम्स के लिए भी है, मेंस का मटेरियल भी उसी में है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक है उसका आई थिंक पहले हिस्ट्री वगैरह सब बताते हैं उसमें, तो वो मोस्टली जो है कि एनसीईआरटी या फिर आपके स्टैटिक से कवर रहता ही है। तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, और तो वो आप उसको पढ़ते रहिए, वो आप उसको नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एनपीए का अगर क्वेश्चन है तो उसमें लिखा होगा, बुकलेट में लिखा होगा कि क्यों डिक्रीज़ हुआ, गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए थे, क्या पॉलिसीज़ ली थी, ठीक है। तो आप वहाँ से करिए तो आपका ऐसे टॉपिक वाइज प्रिपेयर होता जाएगा। अब किसी को कुछ पूछना हो मेन से रिलेटेड तो एस्से, हाँ एस्से के लिए, एस्से ऑप्शनल भूल रही हूँ मैं। एस्से के लिए मैंने बहुत लेट में लिखना स्टार्ट किया था एस्से, तो मेरा तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था तो मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया था कि मैं थोड़ा सा वहाँ से अपना कंटेंट तैयार कर लेती थी। बाकी न्यूज़पेपर पढ़िए, एग्जाम्पल एस्से और एथिक्स की तैयारी साथ में करिए, ठीक है। 2E मैं 2E करके करती थी, एस्से एथिक्स। तो एथिक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, प्रोबिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब जितने भी हैं, सबकी डेफिनीशन बेसिक और एग्जाम्पल्स भर के एग्जाम्पल्स। आई थिंक मुझे याद भी नहीं मैंने कितने टॉपर्स की टेलीग्राम से कॉपीज़ उठा के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स छापे हैं,
ठीक है। तो वो लोग बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिखते हैं, आपको ढूंढने पे नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन अगर किसी टॉपर की कॉपी मिल रही है, किसी का नोट्स मिल रहा है, तो उसमें सब लिखा होगा, ठीक, वो आप अपना तैयार कर लीजिए। वही एग्जाम्पल्स, वही कोट्स, वही जो है कि अकाउंटेबिलिटी वगैरह जो चीज़ें हैं आपको ऐसे में मतलब 80% काम आती हैं, ठीक। आपको कोट लिखना है, आप ऐसे एथिक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैं क्या करती थी केस स्टडीज़ में एक कोट लिखने का ट्राई करती थी, तो प्रिपेयर किया एथिक्स के लिए, एस्से के लिए भी कर लिया, ठीक है। तो वो दोनों तैयारी आप साथ में करेंगे तो आपका हो जाएगा। एस्से का लिखने का ये तरीका है वही इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन को आप हाफ आई थिंक 1 पेज दीजिए, 1 पेज का मैं लिखती थी। और हाँ, एस्से में मैं एनेक्डोट से स्टार्ट करती थी। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो कभी कभी साइड में बॉक्स में कुछ ऐसे मतलब छोटी छोटी स्टोरीज़ वगैरह, आई थिंक द हिंदू में एक साइड में एक स्टोरी दी रहती थी, कुछ रिलीजियस वाला सेक्शन रहता था, आई थिंक स्टोरी वगैरह दी रहती थी उसमें कुछ कुछ, तो वो मैं अपना जॉट डाउन करती थी। आई थिंक एक बुक है शिव खेरा की, आई थिंक यू कैन विन, ठीक है, उसमें दुनिया भर की स्टोरीज़ दी हुई हैं, ठीक है, दुनिया भर की स्टोरीज़ दी हुई हैं एकदम। हम बच्चे थे तो पढ़ते थे, आई थिंक मेरे पापा ने मुझे वो बुक दी थी, तो उस बुक का फ़ायदा मुझे आज हुआ कि मैंने इतनी स्टोरीज़ उससे मार्क करके रखी थी। और आप बताए सोचिए कि कितने भी एस्से मैंने लिखे, मैंने उस बुक से मतलब हर एस्से में एक स्टोरी लिखी स्टार्टिंग। तो वो जो एनेक्डोट वाला जो आपका, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि कुछ विजन से रिलेटेड आया था कि विजन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अब उस बुक में एक स्टोरी है कि भाई एक जापानीज़ कंपनी वॉच मैन्युफैक्चर करती थी, एनालॉग वॉच, बट स्विस कंपनी, बट टाइम चेंज हुआ, डिजिटल वॉचेस आए, पर उन्होंने डिजिटल वॉचेस पे स्विच नहीं किया, उन्होंने वही किया बट अपने एनालॉग ही रखे। पर एक जापानीज़ कंपनी थी, उन्होंने विजन किया कि नहीं आगे क्या होगा, दूरदर्शिता दिखाई, और उन्होंने एनालॉग वॉचेस बनाना शुरू कर दिए, डिजिटल वॉचेस बनाना शुरू कर दिए। और वो कंपनी आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, सीको आई थिंक जापानीज़ कंपनी जो वॉच की है। अब ये आपने जब लिख दिया तो आप जो पढ़ रहा है तो उसको एक बहुत ही नई चीज़ पता चल गई, है ना। ऐसा लगेगा कि अरे यार सच में सीको तो हम खरीदते ही हैं ना, वॉच तो हम लेते ही हैं, अच्छा ऐसा भी था। तो ये देखिए कि आप फिर लिख दीजिए कि दिस शोज़ द पावर ऑफ द विजन, कि मतलब हम दूर का आगे का कितना सोच सकते हैं। तो आई थिंक ऐसे आपको कहीं से भी स्टोरी मिले, किसी रियल लाइफ स्टोरी, कोई आप जो है कि खुद से बना सकते हैं, कुछ एनेक्डोट बना सकते हैं। आई थिंक एनेक्डोट पर्सनली मेरा बेस्ट तरीका था स्टार्ट करने का, तो मैंने प्रैक्टिस में और रियल में दोनों में एनेक्डोट यूज़ किया। और जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। और दूसरी बात, सबसे मज़े की बात यह है कि आपको कोई भी टॉपिक मिलेगा आप तोड़ मरोड़ के बना ही देंगे, स्टोरी वो बन ही जाती है और वो एग्जैक्ट फिट होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए। ये मत सोचिए कि जीएस के हम डेटा फैक्ट्स ऐसे में नहीं लिख सकते, बहुत ज़्यादा मत लिखिए कि मतलब जीएस के लिए हम भरे जा रहे हैं, फैक्ट्स डाले जा रहे हैं, ये है इतना, वो है ये उतना, वो है। बीच बीच में 1-2 जगह आप 1-2 फैक्ट्स फिगर्स लिख दीजिए, जैसे कि अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसे आ रहा है तो इट्स बेटर कि यू राइट कि ठीक है चाइना का ज़्यादा है, बांग्लादेश का ज़्यादा, इंडोनेशिया का बहुत ज़्यादा है, हमारे एशियन कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा है, या तो आप जो है यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऐसे में भी बहुत सारे लिखिए, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखिए। फैक्ट्स फिगर्स का तो खैर उसमें कोई काम होता नहीं है, बहुत लोग पर्सनली बनाना प्रेफर करते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह, मैंने नहीं किया था कुछ जी। देखिए जो फिलोसफिकल टाइप का ऐसे आता है, मतलब उसमें ऐसा कुछ पार्टीशन आप कर नहीं पाते, ठीक है, लेकिन जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आप कुछ कुछ एरियाज जो है कर लीजिए कि स्टेक होल्डर्स वगैरह, बहुत ही डायरेक्ट मत करिए कि अच्छा पॉलिटिकली दिस, इकोनॉमिकली दिस, लीगली दिस, नहीं, ठीक है। 2-4 लाइन कुछ आगे पीछे कनेक्ट करिए। फ्लो कोहेरेंट होना ऐसे का बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मैं लास्ट तक ये सीखती रह गई थी कि ऊपर वाले पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ के बीच में ट्रांजिशन कितना स्मूथ हो, कि ऐसा नहीं कि आपने ऊपर पॉलिटिकल लिखने के बाद सीधे नीचे टेक्नोलॉजिकल लिख दिया, ऊपर वाले का कुछ नहीं, ठीक है। तो वो थोड़ा एक कनेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। 10 वी सॉ अबाउट दी टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये वो फलाना, इन द सेम वे, लाइक वाइज, ठीक है, लाइक वाइज, ऐसे करके आप करिए। जब कुछ ऐसा आई थिंक स्टैटिक टाइप टॉपिकल ऐसे होता है उसमें थोड़ा सा ये करना आसान रहता है कि ये अपना जो भी वो क्या निमोनिक बनाते हैं ऐसे का, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जो भी बनाते हैं उसमें आसान रहता है, लेकिन थोड़ा सा जो फिलोसफिकल वाला होता है उसमें डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें आप ऐसा कर लीजिए, मैंने क्या किया था, जितना भी जीएस पढ़ा है आपने, जीएस 1 2 3 4 सारे सब्जेक्ट्स कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो कोई भी क्वेश्चन आता था तो मैं ऐसे इन एंशियंट टाइम्स population started from savagery, barbarism to modernization,
ठीक है। ज्योग्राफी का कुछ बता दिया, खाने को नहीं था, ये नहीं था, पेड़ पौधे उग रहे थे, हर चीज़ का आप मैं लेती थी। हिस्ट्री का मैंने हिस्ट्री से शुरुआत करती थी, ठीक है, धीरे धीरे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका कुछ कुछ डालती रहती थी, ठीक है, मेरा ये था। और एथिक्स का मैं थोड़ा सा डालती थी, ठीक है, एथिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू डालती थी, ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू डालती थी, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए एक आई थिंक ऐसे आया था कि गर्ल्स अंडर द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कुछ करके, तो अब इसमें कैसे करेंगे? तो हिस्ट्री आप थोड़ी सी बता दीजिए कि भाई इंडिया में या फिर दुनिया में भी हमेशा वुमेंस को ही ज़्यादा हार्डवर्क लेबर करना पड़ा है। अब इसमें आप एक फैक्ट भी डाल सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 3/4 ऑफ द जो हाउस वर्क है वो वुमेंस करती हैं, ये भी हो गया, ठीक है। जोग्राफिकली आप कैसे लिख सकते हैं कि भाई जोग्राफिकल टेरेन की जो मुसीबत होती है ज़्यादातर औरतों को सहनी पड़ती है। भाई दूर से पानी लेकर आती हैं, डेजर्ट में अगर हैं तो पानी लेकर आएंगी, माउंटेन्स में हैं तो हर्ड्स को लेकर जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ठीक। कंक्लूजन में हमेशा एथिकल रखती थी, एथिक्स का रखती थी। कंक्लूजन में भी कोई ऐसी फ़िलासफ़िकल चीज़ आपने कहीं पढ़ी है? जो मैं बता रही हूँ, द हिंदू का एक जो सेक्शन आता था उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी होती थी। कोई एग्जांपल कुछ पॉजिटिव नोट पे एक नई चीज़ ये भी करती थी कि मैं कि राइमिंग की पोएम 4 लाइन की बनाती थी। तो मैं स्कूल टाइम से ऐसा करती थी, तो मैं लास्ट में 4 लाइन की राइमिंग की पोएम बनाकर आई थी। आई थिंक पहले ऐसे में राइमिंग हो ही नहीं पाई थी, मतलब ज़बरदस्ती का वर्ड ढूंढ के राइम किया था मैंने, और दूसरे हिस्से में आई थिंक राइमिंग कर पाई थी मैं। तो मैं वो बीच में डालती थी या लास्ट में, तो आप वो भी डाल सकते हैं। कोट्स आप डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बनाकर ही डालें, मतलब बनाए तो सेंसिबल हो, उससे रिलेटेड हो, ऐसा नहीं कि बस राइमिंग के लिए बना दें। मतलब एक राइमिंग का बता रही हूँ ताकि आपको एक फ्लो रहे, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप इंग्लिश मीडियम से और अगर हिंदी का कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप संस्कृत का श्लोक लिख रहे हैं तो उसको संस्कृत में ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखिए। अगर कर्मण्येवाधिकारस्ते लिख रहे हैं तो आप KARM ऐसे करके लिखिए, ठीक है। आपको नहीं पता आपकी कॉपी कौन चेक कर रहा है, उसको पढ़ना आता है संस्कृत की नहीं, ठीक है, हिंदी आती कि नहीं, या फिर जो भी आपका वो है, तो आप जो है कि उसको इंग्लिश में ही लिखिए, ठीक है। अंडरलाइन करिए, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, जो भी आई थिंक एक पहला एस्से जो आया था उसमें कुछ एक वर्ड था जिसकी स्पेलिंग में आई और ई दोनों था, तो मैं पूरे एस्से में मैंने वो वर्ड यूज़ किया आई करके और ई छोड़ दिया, पूरा एस्से, वो पूरी स्पेलिंग गलत थी। दोबारा मैंने देखा तो बहुत मुश्किल से ई बनाया हर जगह, लास्ट मोमेंट तक कॉपी हाथ से चली गई, तब तक मैं बना रही थी। तो वो थोड़ा ध्यान दें कि एटलीस्ट जो वर्ड आपका टॉपिक में लिखा है वो तो एस्से में कहीं भी गलत ना ही हो, ठीक है। और गलत था और ऊपर से अंडरलाइन था, ठीक है, तो गलत और अंडरलाइन डेडली कॉम्बिनेशन, ठीक है। और किसी को ऑप्शनल का जी जी रिवीजन के लिए जी। तो GS 1 का रिवीजन कैसे करें? देखिए इतना लंबा आप एक पर्टिकुलर उसको मत दीजिए, 3 महीना बहुत होता है। 3 महीने में आप तीनों GS पढ़ सकते हैं, है ना। 15-15, 20-20 दिन लीजिए, पूरा 3 महीना आप एक GS 1 में क्या है, आई थिंक GS 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी वगैरह है, तो इतना तो टाइम वो चाहिए नहीं आपको, क्योंकि आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रखा है, मोस्टली वहीं से है। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में तो सोचना नहीं, NCERT का ही मटेरियल आपको काम आ जाता है थोड़ा बहुत। आई थिंक इस बार कुछ आया था, फिजॉर्ड्स वाला कुछ आया था, कुछ तो आया था, वो था फिर भी हमको नहीं आता था। मेंस में आया था मैम, वो चैप्टर ही बहुत मतलब बोरिंग था, तो उसके 2 क्वेश्चंस आ गए थे आई थिंक, तो डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन था, डायरेक्ट, ठीक है। नहीं, मैं मोस्टली हैंड रिटन नोट्स यूज़ करती थी, लेकिन जैसे कि कभी मुझे नोट्स बनाने होते थे कहीं के, जैसे कोई बुक है, अगर मान लीजिए मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा उसको हाथ में लेके, उसको कट कॉपी पेस्ट मार के वर्ड में करके मैं प्रिंट निकाल लेती थी, ठीक है। तो तमिलनाडु की जो NCERT थी तो मैंने उसको ऐसे ही पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट, पॉइंट ख़त्म। तो वो बुक, इतनी मोटी बुक पढ़ने से बढ़िया है कि मैं अपने खुद के 20-25 पन्ना, 30 पन्ना जितना भी है, मैं उसी को 20 बार पढ़ लूँगी, क्योंकि बुक मैं 20 बार नहीं पढ़ पाऊँगी, ठीक है। तो वो आप डिपेंड करता है। अब जैसे लक्ष्मीकांत है, तो देर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग नोट्स ऑफ लक्ष्मीकांत, देर इज़ नो पॉइंट इन मेकिंग नोट्स ऑफ स्पेक्ट्रम, दे आर ऑलरेडी इन नोट्स फॉर्मेट, ईच एंड एवरी लाइन इज़ इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको, जैसे पुरानी NCERT है, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, उसके भी मैंने ऐसे कट कॉपी पेस्ट करके अपने 20-25 का पेज बना लिया था, वो याद किया था। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत क्योंकि आपको पॉलिटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल लिखना है, कोई ना कोई, कुछ भी क्वेश्चन है अगर आपको उसका आर्टिकल पता है, एक आर्टिकल लिखना है आपको, ठीक है। कोई अमेंडमेंट है, लिखना है।
मतलब एटलीस्ट 90% वो उसमें सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, वो लिखना है। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है लक्ष्मीकांत के थ्रू हो रही है, ठीक। स्टैटिक चीज़ें कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कमीशन कैसे, कमिटी में कितने कितने लोग होते हैं, ये सब हमको उससे पता चल गया। अब जो नई चीज़ है वो कहाँ से करनी है, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से तो होगा नहीं, ठीक है, हमको तो बस कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले हैं। तो जो मेन कंटेंट है वो आपका है करंट अफेयर्स। मैं तो बहुत ही प्राउडली बोल रही हूँ कि मैंने पूरी की पूरी विजन IAS की मंथली मैगजीन पे ही रिलाई किया है, ठीक है। तो बस वही आप देखिए, पॉलिटी सेक्शन में कुछ भी है तो उसका वो पहले ब्रीफिंग देंगे, इश्यूज़ देंगे, वे फॉरवर्ड देंगे, सब कुछ एकदम एक स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। वही स्ट्रक्चर मैंने आंसर में भी मेंटेन किया, वही स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी होता है कि एग्जाम में समझ नहीं आ रहा है, तो आप एक बेसिक टेम्पलेट रखिए कि मैं सॉल्यूशन, इश्यूज़ एंड सॉल्यूशन, वे फॉरवर्ड, ये 3 चीज़ें तो लिख के आऊँगा मेरे को अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, और जो भी पूछा है उसका 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो उसी तरीके से याद कीजिए किसी भी टॉपिक का सॉल्यूशन, इशू, वे फॉरवर्ड और 2-4 स्टैटिक चीज़ें जो हैं वो, ठीक है। मैम सोच तो बहुत ज़्यादा लेते लेकिन भूल जाते, मतलब हाँ, ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, हाँ, लेकिन हाँ, हम असलियत में मैम जब मेंस का पेपर देखते हैं तो पूरा भूल जाते हैं। तो ये भूल तो जाएंगे ही, आप हमेशा ही भूलेंगे, क्लियर करने के बाद भी भूलेंगे, उससे पहले भी भूलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करिए। मैं खुद बता रही हूँ, मैं सोचती थी, मैंने इतनी मोटी बुक बनाई थी डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जांपल्स की, और मैं सोचती थी कि मैं कितना लिख दूँ, कितना तो मैं लिख दूँ कि मतलब जो है कि मुझे इतने नंबर मिल जाएँ कि किसी को मिले ही ना हो, ठीक है। तो मेरा इस चक्कर में क्या होता था कि मतलब 1 इंच भी जगह नहीं बचती थी, ठीक है। तो कैसे वो हुआ, उतना कैसे लिख पाई, क्योंकि मैं बस हमेशा सोने से पहले वो देखती थी। मेरे को रट गए थे एग्जाम्पल्स एकदम, मतलब जिसको कहते हैं ना कि आपके एकदम हाथ में जैसे लगता था लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, ठीक है। क्योंकि वैसा जो वो वाला कंटेंट होता है वो तो सबको याद होता ही होता है, जो एडिशनल चीज़ें होती हैं वो याद करना मुश्किल होता है। तो बार बार पढ़ेंगे आप, और जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अपने आप उस टाइम याद आ जाएगा कि अच्छा ठीक है। और मेरा इतना रिफ्लेक्स हो गया था कि मतलब मैं अगर पहले मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन में डायग्राम बनाती ही नहीं थी, मतलब साल भर मैंने लिखा और कभी डायग्राम नहीं बनाया, और हमेशा लिखते थे मेंटर कि ये डायग्राम बनाओ। फिर जब मैंने उस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू की तो वो ऑटोमेटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता था तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ करके आ जाता था कि अच्छा ये है तो इसको मैं इस मैप पे दिखा दूँगी, ठीक है। तो वो बाय प्रैक्टिस आ जाएगा आपको, ठीक है जी। बिल्कुल पूरा टॉपिक वाइज बनाया था, जैसे GS2, GS3, आई थिंक GS3 में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है। GS3 पेपर में बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, आई थिंक एनिमल हस्बेंड्री और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने टॉपिक वाइज बनाया था सबका, तो सारे टॉपिक्स लिख लीजिए, 2-4 पेज उसको डिवोट करिए, भरते रहिए। याद, आपको जो याद है वो लिख दीजिए, जो नहीं याद हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस नहीं लेना, बट आपके पास एक जगह होना चाहिए, ठीक। और ऑप्शनल की बात करें तो सोशियोलॉजी था ऑप्शनल मेरा। यहाँ कितने लोगों का है सोशियोलॉजी? अच्छा ठीक है। तो ऑप्शनल का मैंने बताया कि चॉइस कैसे करनी है, इंटरेस्ट बेस्ड पे कि आप कितना मतलब कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कितना आप बोर नहीं होते हैं। मैम जी मैम ऐसा क्या पढ़ें कि प्री और मेंस दोनों में लगभग समान हो? जी मैं समझ नहीं पाई, फिर से बोलेंगे? प्री और मेंस दोनों में समान क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं? अच्छा तो देखिए जो प्री वाला, तो प्री को हम एक तरीके से सबसेट मान सकते हैं मेंस का। मेन सुपर सेट है, प्री सबसेट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें मेंस में भी हैं, प्लस और हैं। GS3 वाला पूरा अलग ही है, ठीक है, एथिक्स अलग ही है, पर GS1 और 2 मिला जुला के यही है, ठीक है। तो ये तो सबसेट है मेंस का। तो लेकिन तैयारी जो है उस हिसाब से करनी है कि आप जब प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं 2-4 महीने, तो आप फैक्ट्स याद करने पे करें, जैसे कि ये क्रॉप यहाँ होता है, वो क्रॉप यहाँ होता है, ठीक है, इतना टाइम लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है, फ्रॉस्टिंग होती है तो क्या होता है, तो वो हो जाएगा जी। ठीक है, मैं सोशियोलॉजी के बारे में बताती हूँ अब, ऑप्शनल। तो सोशियोलॉजी की भी जो टेस्ट सीरीज़ थी तो मैंने मेंस के साथ साथ ही अपने GS के साथ साथ ही शुरू कर दी थी, थोड़ा सा प्रिपेयर करने के बाद, ठीक है। मटेरियल मैंने यूज़ किया था, तुषारांशु सर के नोट्स यूज़ किए थे, 2-3 और टॉपर्स के नोट्स यूज़ किए थे। मैं उसका नाम भूल रही हूँ क्योंकि मैंने एक बार जो है कि कहीं लिख के वो हटा दिया था, फिर मैं उससे पढ़ती नहीं थी, अपने से पढ़ती थी। आई थिंक सिंदूरी मैम के नोट्स थे और एक
थे, एक और किसी के नोट्स थे, वो थे मेनली तुषारांशु सर के नोट्स। नीति सांगवान की एक एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी की बुक, जो हैरलेम्बस होती है, आई थिंक ब्लू वाली बुक, ऑरेंज वाली बुक जो भी होती है, वो मैंने नहीं पढ़ी थी। रिट्जर भी मैंने नहीं पढ़ी थी। ये जो बता रही हूँ मैं कि लोग अक्सर पढ़ते हैं, तो ये बुक्स मैंने नहीं पढ़ी थी। ये अपना एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी। बाकी सोशियो 2 के लिए, ठीक है, जो सोशियो वाले बच्चे हैं वो सुन रहे हैं, सोशियो 2 के लिए पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक, करंट अफेयर्स, थिंकर्स को छोड़ के बाकी करंट अफेयर्स। उसमें जो टॉपिक्स भी हैं, जो चैप्टर्स भी हैं और जो लिखे हुए हैं टॉपिक्स, वो आपको करंट अफेयर्स के कीवर्ड ही लगेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। पॉपुलेशन है, फीमेल फर्टिलिटी है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ठीक है, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, तो रोज़ ही कुछ ना कुछ राइटअप आ रहा है, ठीक है। तो आपको वो कनेक्ट नहीं छोड़ना है सोशियो 2 में करंट अफेयर्स के साथ। सोशियो 1 बेसिकली पूरा स्टैटिक है, तो उसके लिए थिंकर्स वगैरह के लिए आप जो है कि कर सकते हैं थोड़ा बहुत, एक दो बुक फॉलो। जैसे रिट्जर मैंने खोली तो थी एक बार, बट मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी बिल्कुल, मतलब एक ही 2 पेज पढ़ा था मैंने। तो वो थे मेरे, वो था किया था मैंने, खुद के नोट्स बनाए थे, बहुत सारा जितना भी फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है वो देख के मैंने नोट्स बनाए थे, पर्सनली उसके नोट्स बनाए थे। ये करना है सोशियोलॉजी में कि थिंकर्स के नाम, उनकी थ्योरीज़, हर टॉपिक पे आपको पता होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन का है, स्लम्स का है, डेप्रिविएशन का है, पॉवर्टी का है, तो बुक में दिया हुआ है इस थिंकर ने इसके बारे में क्या बोला है, तो आपको वो भूलना नहीं है। आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जब भी देखेंगे आप उस थिंकर का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। इससे वो जीएस के आंसर से डिस्टिंग्विश हो गया, ठीक। अब जीएस के आंसर्स में फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, वही सेम चीज़ यहाँ करनी है, बस आप बीच बीच में थिंकर्स के नाम डालते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो सोशियो 2 होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली जीएस की तरह ही लगते हैं। आई थिंक अगर आप ये थिंकर्स का पार्ट छोड़ दें तो पूरा जो पेपर है वो जीएस की तरह ही लगता है पूरा। तो वही सेम स्ट्रैटेजी, बट थिंकर्स के नाम, उनकी थ्योरी, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, पॉइंट फॉर्मेट में लिखें सोशियोलॉजी में भी, ठीक है, वही सेम कि आपने सर्कल कर लिया क्या क्या है, उसी हिसाब से। और किसी को कुछ है क्वेरी? विजन की बुकलेट, उसमें सोशल इश्यूज करके है ना सेक्शन वो, और जैसे कि कभी कभी ओवरलैप भी करता है, जैसे कि पंचायती राज है तो सोशियोलॉजी में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी सोशियो 2 में, तो आपने पॉलिटी में पढ़ा है तो आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी की मैंने यहीं से ली थी, विजन की ली थी, 3 टेस्ट सीरीज़ ली थी, आई थिंक मैंने 8-8-6 ऐसे 8-8-6 वाली टेस्ट सीरीज़ ली थी, ठीक है। तो 3 टेस्ट सीरीज़ ली थी, 2 साल प्रिपरेशन करी तो 3 ली थी, तो वो किया था, यहीं पे किया था मैंने। जी एक तो मैंने बताया कि तुषारांशु सर के नोट्स हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। दूसरा नितिन सांगवान सर की बुक है। स्लीपी क्लासेस का थोड़ा मटेरियल जो आपको फ्री, जितना फ्री अवेलेबल था जो उनकी साइट पर है, जो उन्होंने बुकलेट्स वगैरह डाली हैं वो। सिंदूरी मैम के नोट्स से थोड़ा पोर्शन लिया था मैंने। एक आई थिंक अक्षत करके कोई टॉपर सर की बुकलेट थी जी, आई थिंक नहीं वो तो हाँ वो उनकी दूसरी थी, आई थिंक वो दूसरे थे कोई, ठीक है। तो उनकी एक बुकलेट, थोड़ा फ्लो चार्ट वगैरह मैंने देखा था, हालांकि मैं यूज़ नहीं कर पाई थी पर वो देखा था। और बेसिक यही था क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड वाली बुक्स पढ़ी नहीं थी, मैंने बहुत मोटी थी, बहुत भारी थी, तो मैंने पढ़ी नहीं। तो मैम आपने स्लीपी क्लासेस से करंट अफेयर किया था कि विजन? नहीं, करंट अफेयर आपको आपकी मैगजीन से ही करना है, एक सोर्स एक चीज़ के लिए। अभी विजन की मैगजीन के अलावा आप अगर जाएंगे तो फिर आपका रिपीटिशन होता जाएगा, तो एक चीज़ को 10 जगह से नहीं पढ़ना है, एक चीज़ को एक ही जगह से पढ़ना है पर बार बार पढ़ना है, ठीक। थैंक यू मैम। ओके, हाँ ये मैं बताना भूल गई, क्रॉनिकल की जो PYQ की बुक आती है वो भी आप ले लीजिए उसमें, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन कुछ और रहता है, आंसर कुछ और रहता है, ठीक है। कभी कभी वो कुछ 2 चैप्टर्स के हर चैप्टर के बीच में 2-4 ऐसे क्वेश्चंस हैं कि क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है, बट ये है कि आप थोड़ा सा उसको पढ़िए। आंसर कैसे लिखना है वो आई थिंक पॉइंट्स फॉर्मेट में नहीं है, वो उसमें है, बट आप लिखने की कोशिश करें तो पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखें तो वो ना विजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। जब आपके पॉइंट्स काउंट होते हैं कि अच्छा 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 6 पॉइंट्स लिखे हैं, पैराग्राफ में एग्जामिनर को ढूंढना है पॉइंट्स, और जब पॉइंट्स आप दे रहे हैं तो फिर वो खुश है, ठीक। जी, तो
उसके भी जैसे आप जीएस के कीवर्ड्स वगैरह आप मार्क करते हैं, वैसे ही आपको सोशियो के भी कीवर्ड्स मार्क करने हैं। अब सोशियो में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। तो क्रिटिकली एग्जामाइन का मतलब क्या है कि आपको क्रिटिकल व्यू देना है, ठीक है। तो क्रिटिकल व्यू किसका देना है, अपना देना है कि थिंकर का देना है? तो हमको थिंकर का देना है, ठीक है। हमको अपना क्रिटिकल व्यू, मतलब आप कहीं कहीं जो बहुत जनरल टॉपिक्स हैं उसमें आप दे सकते हैं, लेकिन आपको 95% कोशिश यही करनी है कि आपको थिंकर का क्रिटिकल व्यू देना है कि उसने क्या बोला इस बारे में। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी की थी कि मैं कभी भी अपना क्रिटिकल व्यू नहीं लिखती थी, ठीक है। आपको अपना जो आपने जो सिलेबस में पढ़ा है, जो थिंकर ने क्रिटिकल व्यू दिया है, क्योंकि हम वो आपसे पूछा है क्योंकि उस थिंकर की कोई थ्योरी है, उसने कोई ना कोई क्रिटिक्स करी होगी किसी और थिंकर की, इसीलिए उसने आपसे पूछा है क्रिटिकल व्यू बताइए। तो वो थिंकर का क्रिटिकल व्यू लिखना है आपको। तो क्रिटिक्स में जैसे कि जितने भी आप याद करें, 2-3 जितने आपको याद हो पाएँ, अगर किसी के आपको इजी से याद हो जाते हैं तो आप 4-5 भी मेंशन कर सकते हैं, 3 भी मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने पर्सनली ये नोटिस किया था कि जब मैं थिंकर्स ज़्यादा मेंशन करती थी तो मेरे को मार्क्स जो है थोड़े हायर एज पे मिलते थे, और जब मैं थोड़ा सा कम यूज़ करती थी तो मुझे थोड़ा सा कम मिलते थे, ठीक है। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने जो है कि फॉलो करी उसमें भी। थिंकर्स को याद करने का मैं पहले बहुत ज़्यादा एंक्शियस थी कि थिंकर्स को कैसे याद करेंगे, एक एक टॉपिक के 10-10 थिंकर्स, और आप नाम याद करने चलेंगे तो आई थिंक 500,000 थिंकर्स हो जाएंगे, ठीक है, जीएस में आई थिंक सोशियो 1-2 मिला के। तो मैंने एक ये काम किया था कि कोई अगर XYZ टॉपिक है लिखा, उससे रिलेटेड जितने थिंकर से लिख दिया मैंने, और उस थिंकर के क्रिटिसिज्म का या थ्योरी का या उसकी किसी भी लाइन का जो एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है जो आप लिख लीजिए 2-3 वर्ड्स का, जिससे आपको उसकी बात याद आ जाए, ठीक है। जैसे उसके आप जैसे अगर कार्ल मार्क्स की बात करेंगे तो उनके कीवर्ड्स क्या हैं, एलियनेशन, पॉपुलराइजेशन, बुर्जुआइजेशन एंड जो भी है अपना मिडिल क्लास वगैरह, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, कार्ल मार्क्स, इतने सारे कीवर्ड्स जब भी आप पढ़ेंगे आपको पूरी थ्योरी याद आ जाएगी, ठीक है। इमाइल डरखाइम है, उनका सुसाइड, ये वो, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये तो बहुत ही ये तो वैसे भी आपको इतनी बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जो थोड़े से कम जो नाम यूज़ होते हैं उनमें भी आप आई थिंक एक कोई थिंकर है जिन्होंने वर्ड यूज़ किया था कुछ ऐसा मैकडोनल्डाइजेशन कुछ करके है, कुछ ऐसा, हाँ, तो ऐसा कुछ उन्होंने यूज़ किया था कि तो आप वो लिखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा जैसे लाइन में मैकडोनल्ड्स का बर्गर लेने के लिए खड़े रहते हैं तो वैसे ही खड़े खड़े हमको एलिनेशन हो जा रहा है, तो आपको याद हो गया। तो वो कीवर्ड ऐसे आप ढूंढने की कोशिश करें जिससे कि जब आप पढ़ें तो आपको थिंकर की थ्योरी, उसकी बात याद आ जाए, तो उससे आपको थिंकर्स याद हो जाएंगे। थिंकर्स को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि सोशियो का आंसर लिखा और थिंकर यूज़ नहीं किया, कभी नहीं करना है, ठीक है, वरना वो सोशियो का आंसर रहा ही नहीं फिर, ठीक है, वो जीएस का आंसर बन गया। सब कुछ करिए जो जीएस में किया है, बस थिंकर लिखिए, ठीक। मैम अगर बाई चांस नाम नहीं याद आ रहा है तो उनका क्रिटिसिज्म मेंशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये देखें कि क्वेश्चन का डिमांड किसने पूछा है ये। यस मैम। अच्छा, तो पहले ये देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस हो जाए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा अपना, क्योंकि आपको थिंकर्स नहीं याद आ रहे हैं, आपने बैलेंस करने के लिए आपको जो थोड़ा बहुत पता था आपने लिख दिया, बट क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करने के बाद ये नहीं कि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है और हमने पहले ही क्रिटिसिज्म लिख दिया क्योंकि हमको थिंकर्स नहीं याद है। आप कंटेंट लिखिए, कंटेंट आपको पता ही होगा, ठीक है, कुछ तो पता होगा, बस थिंकर का नाम नहीं याद है। अब थिंकर का नाम अगर आप मेंशन करना चाह रहे हैं क्रिटिसिज्म के थ्रू, तो वो जो चीज़ें क्वेश्चन में पूछी उनको आंसर करने के बाद आप 2 लाइन का 3 लाइन का क्रिटिसिज्म और थिंकर का नाम मेंशन कर दीजिए। मैम जैसे पेपर 2 है वैसे ही हम सोसाइटी को डील कर सकते हैं थिंकर का नाम मेंशन करके इंडियन सोसाइटी में। हाँ, जो GS1 में पार्ट है। हाँ। तो देखिए जो GS1 वाला सोसाइटी का पोर्शन है उसमें आप मेंशन कर सकते हैं बहुत आराम से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आप मत मेंशन करिए कि वरना फिर वही होगा ना कि आप अपना सोशियोलॉजी का नॉलेज आप GS1 वाले में क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है, वो तो जनरल सबके लिए है। तो आपका जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है आप उसमें ज़्यादा लिखने की कोशिश करिए। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है तो इंट्रोडक्शन में अगर किसी थिंकर का याद आ रहा है, ठीक है, अगर पॉवर्टी मान लीजिए एक एग्जांपल, पॉवर्टी का कोई क्वेश्चन है सोसाइटी के इफेक्ट्स, पॉवर्टी के इफेक्ट सोसाइटी पे, तो आपको पता है एक थिंकर ने जिन्होंने पॉवर्टी को डिफाइन किया है, तो आप इंट्रोडक्शन में थिंकर के नाम से स्टार्ट कर दीजिए, बस एक का नाम लिख दिया, वो GS1 वाला सोसाइटी में, उससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। बट आप जब यही सोशियो का लिखेंगे तो आपको, मैं तो मैक्सिमम यही ट्राई करती थी, जितनों का नाम याद आ जाता था लिख देती थी, बट उसको भी तरीके से लिखना, ये नहीं कि पॉइंट्स में दिस नहीं, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद उस थिंकर का नाम एज सेड बाय दिस। आप बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, चालाकी से आप क्या कर सकते हैं कि आप जनरल पॉइंट लिख के उसमें एज सेड बाय दिस, एज सेड बाय दोज, ठीक है।
तो आप ऐसा भी नहीं लगेगा कि पूरी बस थिंकर्स ही छाप दिए इन्होंने, ठीक है, ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत जनरल हो रहा है, ठीक है जी। Thank you, ma'am. और कुछ पूछना है किसी को? हाँ हाँ हाँ, तो कंक्लूजन में यही है, कंक्लूजन में जैसे कि अगर आपको बहुत वही तो थिंकर्स वाले जो होते हैं, तो थिंकर्स वाले में आप एक सेट पैटर्न कर लीजिए कि आपको उनका कंट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा है, कुछ भी पूछा है या किसी भी थिंकर से रिलेटेड, तो आप लास्ट में लिख दीजिए कि हिज कंट्रीब्यूशन वाज दिस ही उन्होंने ये वाले स्कूल ऑफ थॉट को बढ़ाया, उनके आने के बाद ये वाला स्कूल ऑफ थॉट बढ़ा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप जब बुक पढ़ेंगे, नितिन सांगवान जी की बुक पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग में और एंडिंग में हर थिंकर के पीछे, थिंकर के बाद उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन की कुछ अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं। एक लाइन आप याद कर लीजिए और हर थिंकर के लिए वो लिख दीजिए कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था इंडियन सोसाइटी, या फिर अगर इंडियन सोसाइटी के बारे में तो वो किसी स्ट्रीम ऑफ नॉलेज के बारे में है, वो किसी थ्योरी के बारे में है, तो वो कोई स्कूल ऑफ थॉट है वगैरह वगैरह, तो आप उससे, या उन्होंने कोई नई चीज़ की शुरुआत करी, जैसे डरखाइम का क्या उन्होंने मेथोडोलॉजिकल वो रिसर्च स्टार्ट किया, तो आप लिखिए कि हिज कंट्रीब्यूशन इन दिस वाज दिस, ठीक है जी। कितने महीने का? प्रीसीडिंग 1 ईयर का आपको करना है, ठीक है। जिस मंथ में आपका एग्ज़ाम है उसके जस्ट 1 साल पहले तक का, ठीक। तो आप उसके 1 साल पहले तक की मैगजीन्स अपना लेकर पढ़िए जी। हाँ, देखिए कोचिंग का ये है कि आपको अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो जो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है। आप सुनिए, बहुत सारे वीडियो सुनिए, बहुत सारे टॉपर्स टॉक सुनिए, ठीक है। यहाँ के मैं बहुत ज़्यादा सुनती थी, और आई थिंक पिछले साल विदुषी मैम और आई थिंक ये आरतिका शुक्ला मैम, बहुत सारे लोगों के, मतलब आई थिंक 2014-15 के बाद से जितने भी मतलब गर्ल्स में जितनी भी टॉपर्स हुई हैं, मैंने आई थिंक सबका मतलब 2-3 बार तो सुना ही सुना है, ठीक है। खाली टाइम में भी मैं सुन लेती थी, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस करनी है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले की है। सुनिए, आप बहुत सारे लोगों को सुनिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सुनिए क्या बोल रहे हैं, कैसे आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं, टॉपर्स की कॉपीज़ देखिए, सब जो है कि फ्री अवेलेबल है, ठीक है। सब कुछ फ्री अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्री ऑन वेबसाइट्स, यूट्यूब, वहाँ से देखिए। क्वेश्चंस जो पॉइंट्स मिलते हैं, मैं पहले पैराग्राफ्स में लिखती थी जब मैंने स्टार्ट किया था 1-2 बार, फिर मैंने देखी टॉपर्स की कॉपीज़, तो मुझे पता चला कि अच्छा वो हेडिंग के बाद 2 लाइन खींच देते हैं तो हेडिंग अलग से दिखने लगती है, तो मैंने वही किया कि हेडिंग के बाद मैं 2 लाइन खींचने लगी कि हेडिंग अलग से दिखने लगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन बढ़ा रही हैं, आंसर राइटिंग का, ठीक है। और मार्क्स तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे कोचिंग में दोस्त बनते हैं तो एक्सप्लोर नहीं होता है, जब हम खुद अकेले क्लासेस में करते हैं तो हमारा कोई दोस्त नहीं बनता है, तो ये सारी चीज़ें मैं खुद अकेले हैंडल करना मुश्किल होता है, तो हम इसके लिए क्या करें? देखिए, अगर आप नेचुरली कोचिंग कर रहे हैं तो आप बहुत लोगों से मिल रहे हैं, बट जैसे कि मैंने भी खुद से ही पढ़ाई करी थी घर पे रह के, तो मेरे भी ऐसे कोई कोचिंग के तो फ्रेंड्स नहीं थे। तो आपको क्या है, आपको फैमिली, बहन भाई जो भी हैं, कॉलेज के टाइम के फ्रेंड्स, स्कूल के टाइम पे फ्रेंड्स, तो हम किसी न किसी से तो टच में रहते ही हैं, किसी न किसी से तो हम बात करते ही हैं। तो आप अपना दिमाग इधर लगाइए, कोई आपकी हॉबी है वो करिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन पर बात ही करें, ठीक है। आप कुछ जैसे मैं कुछ कभी पुरानी डीडी नेशनल की सीरीज़ वगैरह देख लेती थी, तो मेरे को जब टाइम मिलता था व्योमकेश बख्शी देख लेती थी बैठ के, कुछ देखती रहती थी मैं, ठीक है। तो मेरे को मतलब अच्छा लगता था कि साथ में देख भी रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही, इंटरेस्ट बन रहा था, ऐसा नहीं लगता था कि हम अकेले हैं, ठीक है। अकेले प्रिपरेशन करने में लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि वो कुछ अलग कर रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं, ये थॉट नहीं लाना है अकेले रहने में कि वो अलग कर रहे हैं और हम पीछे रह रहे हैं, ठीक है। और वो थॉट तब नहीं आएगा जब आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह करेंगे और जब आपके धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होंगे। मेरा भी यही होता था कि अकेले रहती हूँ, मेरे को तो पता नहीं लोग कैसे क्या डाउट्स होते होंगे लोगों को। अब मुझे तो डाउट्स हो नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं पूछने वाला, तो जो भी डाउट्स थोड़े बहुत हो रहे हैं मैंने इंटरनेट पे सर्च कर लिया। लेकिन जब मेरे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स आते थे, जब मैं मेंस की टेस्ट सीरीज़ में स्कोर करती थी, तब मुझे लगता था कि ठीक है कि मैं कर रही हूँ स्कोर, इसका मतलब यही है कि मैं वही कर रही हूँ जो बाकी लोग कोचिंग वाले कर रहे हैं, ठीक जी। जी
नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन की थी। प्रीलिम्स के बाद मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, मेरी सारी पहले की थी। मतलब प्रीलिम्स के बाद आई थिंक 8 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की एक आती है विजन की, वो मैंने नहीं करी थी। जो 30 वाली आती है, 30 टेस्ट, वो मैंने कहा था मैं शुरू से ही लिखती थी। बस प्रीलिम्स जब पास आया था तो 2-3 महीने मैंने बीच में बंद किया था, बाकी मैं स्टार्टिंग से लिख रही थी। हाँ, नहीं, प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले मैंने बंद कर दिया था टेस्ट सीरीज़। उसके पहले मैंने सोशियो, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट और बाकी जीएस के सारे टेस्ट लिखे थे। तो ऐसा करती थी मैं, जैसे कि जो टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी मैंने, तो हर दिन हर हफ्ते एक टेस्ट ओपन होता था, तो मैं वही शेड्यूल बनाती थी और ये कोशिश करती थी। उससे एक फ़ायदा ये होता था कि एक टेस्ट अगर हिस्ट्री का है या फिर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो मैंने वो सोचा कि अब मैं ये टेस्ट देने वाली हूँ, ये टेस्ट खुल चुका है, 10 बच्चों ने दे दिया, मैं इसको दूंगी। तो मैंने क्या करा, वो टॉपिक्स पढ़ लिए, रिवाइज़ कर लिया, टेस्ट दे दिया। अगला टेस्ट मुझे दिख रहा है पॉलिटी का टेस्ट खुल चुका है, मैंने पॉलिटी उठाई, मैंने पॉलिटी पढ़ी, मैंने पॉलिटी का टेस्ट दे दिया। 3-4 मतलब टेस्ट देने के बाद आपको फिर दिखेगा कि फिर से हिस्ट्री का टेस्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है, फिर से हिस्ट्री का टेस्ट आ रहा है। अभी कुछ टॉपिक्स पूछे थे, अभी कुछ टॉपिक्स पूछ रहे हैं, तो अब आप हिस्ट्री उठाएंगे तो आप पुराना वाला भी पढ़ लीजिए। तो मेरा जो प्लानिंग थी वो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से चलती थी, कौन सा टेस्ट कब ओपन हो रहा है और मुझे कौन सा टेस्ट कब देना है। तो मान लीजिए अगर आईआर का टेस्ट ओपन हो गया है पर मुझे आईआर पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि वो करंट अफेयर है, मुझे बुकलेट खोलनी पड़ेगी, तो स्किप कर दिया मैंने। जो स्टैटिक वाले पोर्शन है मैंने उसका दे दिया। फिर मान लीजिए अब स्टैटिक पढ़ने का मन नहीं है तो मैं पहले सोच लेती थी कि अब मुझे आईआर का टेस्ट 2 दिन बाद लिखना है, ठीक है। तो आप जब ये सेट कर लेंगे कि 2 दिन बाद लिखना ही लिखना है, तो फिर वो भागते 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 हो ही जाती है, तैयारी हो जाती है उस दिन तक, ठीक है जी। जी जी, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का तो मैंने नोट्स बनाए थे पहले साल में, ठीक है, बट दूसरे साल में वो कहाँ गए मुझे पता भी नहीं चला। तो मैंने तो नहीं पढ़ी थी, बहुत ही बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। थोड़ा पॉइंट्स आप थोड़ा सा जैसे कि सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशंस हुए, वो याद कर लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा अंदर जो है कि जाने की ज़रूरत है नहीं उसमें, क्योंकि आता है नहीं, बट ये भी नहीं कह सकते, पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। अब तो पैटर्न चेंज ही होता है, कुछ ना कुछ शॉक मिलता है, तो मान लीजिए आ भी जाए, तो मैं तो मतलब यही कहूँगी कि मैं लकी रही कि आया नहीं और मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करा भी नहीं था जी। अब देखिए वो फैक्ट शीट आपको इंपॉर्टेंस कहाँ बताई मैंने, वो मेंस के लिए बताई। अब प्रीलिम्स आ रहा है तो अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीलिम्स का रिवीजन करिए। डेटा फैक्ट्स, एग्जाम्पल सबको आपको मेंस के आंसर में लिखना है, इसका प्रीलिम्स कब में कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैम प्री के बाद वो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए प्री के बाद आई थिंक 20 दिन रिजल्ट आने में लगता है, उस टाइम पढ़ाई हो नहीं पाती है, उस टाइम ये कर लीजिए आप। और मैम बनाने कैसे है? पॉलिटी लिखा एक पेज पे और जो भी इसके फैक्ट्स हैं या जो भी एग्जांपल्स हैं उसको उसी के नीचे नोट करते जाएं, हाँ, जहाँ से मिलते रहे वो। जी, जहाँ आपको मिलता जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है मैं ये वाला लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको ब्रेक करके लिखना है, इलेक्शन कमीशन डाल के लिख लीजिए, छोटा छोटा हेडिंग डाल के लिख लीजिए, कुछ भी करके लिख लीजिए जैसे आपको सही हो रहा है। बस आपको पता चलना चाहिए ये एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टॉपिक का है, ताकि यूज़ करना कहाँ है वो पता चले, ठीक है जी। मैंने क्या किया था कि पहले सिलेबस एक सब्जेक्ट पकड़ा, आई टुक 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, प्रिपेयर्ड इट ऑलमोस्ट लाइक 80% प्रिपेयर्ड इट, एंड उसके बाद आई गेव टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। तो विजन का जो टेस्ट आई थिंक वो टॉपिक वाइज ही होता है शुरुआत का, अगर किसी ने 30 टेस्ट सीरीज़ ली होंगी तो उस हिसाब से मैं करती थी और साथ साथ में लिखती थी। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज़ करूँगी या फिर मैं बिना कुछ पढ़े ही शुरू कर दूँगी। आप एक एक पढ़ते रहिए, देते रहिए, लास्ट तक जब आप पहुँचेंगे, जब तक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आएगी तब तक आप बहुत टेस्ट लिख चुके होंगे, ठीक है। इतने आप टॉपिक वाले इतने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ लिख चुके होंगे कि आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ का जो एक्चुअल मज़ा है लिखने का, जो एक्चुअल आउटपुट निकल के आना चाहिए, तब वो निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट फुल लेंथ लगाएंगे तो वो आते भी लेट हैं, तो तब आपको वो मौका नहीं मिल पाएगा। तो आप जो सेक्शनल देते रहिए मैम। बट मैम जी, मैम अभी लिखने में थोड़ा डर लगता है। मैं सोचती हूँ 20 वहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो पेपर खराब हो जाएगा, 10 कर पाएंगे, 8 कर पाएंगे, बाकी नहीं आते होंगे तो क्या करेंगे। तो मैम उसकी वजह से थोड़ा हेजिटेशन होता है कि नहीं देना है अभी। जी, बहुत हेजिटेशन होता है टेस्ट सीरीज़ लिखने पे। मतलब मुझे तो लिटरली मैं क्या बताऊँ, मुझे मौत आती थी लिखने में। मतलब मैं लिखना चाहती ही नहीं थी, खासकर ये सिक्योरिटी, डिफेंस, आईआर, इनके तो बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहती थी, लेकिन जो है कि लिखना तो पड़ेगा,
ठीक है। तो ये मत डरिए कि नंबर कितने आ रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मैंने पहला लिखा था हिस्ट्री का, कुछ भी लिख दिया था मैंने, आई थिंक 56-60 करके 250 में से नंबर थे, तो बहुत ही कम नंबर थे। और जब लास्ट तक मैं लिख रही थी तो मेरे ट्रिपल डिजिट में नंबर आ रहे थे, मतलब मैं ले आ पा रही थी, आसानी से ला पा रही थी। तो 2 साल में इतने 60-70 टेस्ट सीरीज़ लिखने के बाद वो उतने नंबर बढ़े हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस, जब तक आप 50, 30, 60 से शुरू नहीं करेंगे तो आपको वो मज़ा कैसे आएगा कि 60 से 120 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये मत डरिए कि जो है कम आ रहे हैं जी। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं जी। तो टॉपिक में ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने PYQs देखे हुए हैं या फिर जो हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम टॉपिक्स डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेजर टॉपिक्स हैं, बट कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि लाइक सब टॉपिक्स में आते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि वो सब टॉपिक ओरिजिनली किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, या इफ़ बाई चांस हमें पता भी चलता है तो ये फीलिंग आती है जैसे कि मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था बट स्टिल कहीं ना कहीं वो सब टॉपिक नहीं कंप्लीट हो पाया था। तो जब आप टॉपिकल वाला या सेक्शनल वाला फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे तो अपने माइंड से हमेशा ये बात निकाल दीजिए कि मेरे को 20 आते हैं, ठीक। आप जब इनिशियल स्टेजेस में हैं तो आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि आप 20 के 20 आपको आते हैं, आप कर लेंगे या नहीं। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप छोड़िए मत। अगर आपको वो सब टॉपिक नहीं पता चल रहा है, आपको उसके बारे में नहीं आता, एटलीस्ट उसमें जो मैं बता रही हूँ जो कीवर्ड्स आप मार्क कर रहे हैं, अगर 4 कीवर्ड्स हैं या 3 कीवर्ड्स, उसमें एक आपको आता होगा, कंक्लूजन इंट्रोडक्शन तो आप वैसे भी लिख देंगे, ठीक है। तो लिखिए, और कुछ भी आप रिलेट कर पा रहे हैं, बिल्कुल एब्जर्ड नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ सोच पा रहे हैं इर्द गिर्द आसपास, वो लिखिए। टाइम के साथ साथ जो जब आप प्रैक्टिस का, टाइम के साथ साथ इन द सेंस प्रैक्टिस के साथ साथ वो आपको आने लगेगा, वो नो डाउट आ जाएगा आपको। तो मैम अगर इफ़ बाई चांस मैं नोट्स बना रहा हूँ अपने और टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है और टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं दे रहा हूँ, कुछ ऐसा आ जाता है बाई चांस टॉपिक, तो बस मुझे उसी चीज़ को ऐड कर लेना है ना अपने टॉपिक्स में एज सच। आप देखेंगे जो आपको टेस्ट सीरीज मिलती है उसका आपको सोल्यूशन भी मिलता है, ठीक। आपको जो क्वेश्चन नहीं आया आपने वो छोड़ दिया, आपने नहीं किया। आई थिंक मैं वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह या ज्योग्राफी का जब पेपर देती थी तो 1-2 क्वेश्चंस होते थे जो नहीं आते थे, तो ठीक है, आप अगर लिख पा रहे हैं कुछ भी डेफिनेशन बना के आपने अगर लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो आप मान लीजिए आपने छोड़ दिया, तो आप उसका सोल्यूशन देखिए, वो चीज़ ऐड कर लीजिए। मैं वो वाला जितने मुझे टेस्ट सीरीज़ में जो नहीं आते थे वो पर्टिकुलर पेज में प्रिंट आउट करा के एक मैंने अलग से एक बना लिया था, तो मैं वो पढ़ लेती थी, ठीक है। जैसे कभी कभी फेयर आने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मुझसे ही टॉपिक्स मिस हो जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। जी, तो कोई ऐसा लाइक फाइल वगैरह है जिसमें टॉपिक्स दिए हुए हों? टॉपिक्स दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में, और वो एक्सक्यूज़ मी, टॉपिक्स आपके जो दिए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ पूछ ली जो आपको नहीं आ रही तो घबराना नहीं है। मैम वही दिक्कत होती है, फिर घबराहट होने लगती है कि मिस तो नहीं हो रहा मुझसे कुछ। जिस भी कोचिंग का जो भी कुछ लगा रहे हैं, अगर पूछ लिया आपको नहीं आया, वो सोल्यूशन दे रहे हैं, आपको वो सोल्यूशन ही तो याद करना है। आप उसको ढूंढने मत जाइए कि वो किस बुक में है, उसका क्या है, कि उसके आसपास की उसके तरीके के और 100 कौन से टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं जो मेरे उसमें मेंशन नहीं है। जो नहीं आ रहा है बस उसको आप कर लीजिए, बस और कुछ मत करिए। ओके मैम, थैंक यू। जी ठीक है, तो आई विल एंड नाउ। जी इंटरव्यू का बहुत ब्रीफ में मैं बताऊंगी कि इंटरव्यू के लिए मुझे तो ज़्यादा टाइम मिला नहीं था क्योंकि लिस्ट आने के बाद 1 महीने ही था। तो डैफ आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। डैफ में जो भी आपने मेंशन करा है बहुत ही ऑनेस्टली मेंशन करिए। अगर आप कुछ ऐसा मेंशन कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आपको उसके बारे में चीज़ें काफ़ी हद तक पता हों। वो प्रिपेयर करिए, अपने कहाँ से आते हैं, कहाँ से स्कूलिंग करी, जो भी है वो पूरा का पूरा डैफ के अराउंड आप अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू आप दे दीजिए, आपको एक वो फियर दूर करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको बैठना आ जाए, 4-5 लोगों के सामने आप बैठ ले रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, एटलीस्ट आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, बोल ले रहे हैं। अब वो कुछ ओपिनियन पूछ रहे हैं तो आप ओपिनियन बता पा रहे हैं। ये जितना भी आपको लगे, 2, 4, 6, 10 जितने भी आपको लग रहा है कि इससे मेरा डर ख़त्म हो गया, तो उतने पे आप रुक जाएं। बाकी करंट अफेयर से टच मत छोड़ें। न्यूज़पेपर 2, 3, 4 पढ़ते रहें, एटलीस्ट 3 तो पढ़ें ही पढ़ें। थोड़ा सा वाइड कवरेज मिलेगा आपको पॉइंट्स का, पॉइंट ऑफ व्यू का, तो आपका भी एक खुद का डेवलप होगा। कुछ अगर डिस्कशन वगैरह किसी से हो पाए, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बहुत लाइट टाइम होता है, इतना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, तो थोड़ा डिस्कशन वगैरह कर लीजिए, ठीक है। कुछ आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग डिबेट वगैरह, कोई बढ़िया चैनल है, जैसे आई थिंक कुछ तो लोकसभा टीवी सब लोग बोलते हैं, मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आपको सुन सकते हैं आप, तो वो सुनिए,
ठीक है, और उतना ही मार्क्स दीजिए जितना आपको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई कुछ बोले कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, अब बहुत ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी बहुत नेगेटिव भी मिले थे, पॉजिटिव भी मिले थे। नेगेटिव में था कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, बहुत फास्ट, तो मैं बोलती हूँ मुझे पता है, तो अभी चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, तो अब चेंज नहीं कर सकती तो नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ धीरे बोलूँगी तो फिर वो कॉन्शियस हो जाऊँगी, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हैं वो सुन लीजिए, आपकी पर्सनालिटी को आपको जानना है, आपके हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ परस्यू करिए, थोड़ा सा उसके बारे में जानिए, तो थोड़ा ऐसे करिए इंटरव्यू का। बाकी कोई ऐसे बहुत ही उसकी प्रिपरेशन बहुत अलग से नहीं है कुछ जी, ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं PDF वगैरह बना कर देखती हूँ, ठीक है, ओके। मोटिवेशन यहाँ से मिला कि सपना अपना है, ठीक है, सपना अपना होना चाहिए। अपना सपना कैसे है कि हमेशा पापा ने बोला कि ठीक है, हमेशा उन्होंने एक इंस्पिरेशन दी कि आपको ये करना है, जो है कि ये भी एक फील्ड है, यहाँ भी जाना है, तो वो सपना मेरा अपना बन गया। तो जब आपका सपना अपना है तो आपको मोटिवेशन मिल रहा है, वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ रहा है, और किसी और का है और आप उसको लेके ढो रहे हैं तो फिर नहीं आ पाएगा। तो आपका अपना होना चाहिए कि मुझे करना है, मुझे क्यों करना है पता होना चाहिए, ठीक है, और ऑनेस्टी, ठीक है। मैम बट प्रिपरेशन करते टाइम मैम आप डीमोटिवेट कुछ मतलब हुई होंगी, बट कैसे उसको मतलब टैकल किया प्रॉब्लम्स को? उसके लिए मैं घर पर ही थी, तो मैं अपनी मम्मी पापा बहन सबसे बात करती थी। मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा बात करती थी, हमेशा फ़ोन पर, हमेशा कुछ भी अगर टेस्ट में मार्क्स कम दे दिए तो उसी को बताती कि क्यों दिए, मुझे कम क्यों दे दिए, मुझे ज़्यादा देने चाहिए थे। आप बात करिए थोड़ा, ऐसा नहीं कि कट ऑफ मत हो जाइए। ये नहीं कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो बस कोचिंग में जो हो रहा है डिस्कस करते जा रहे हैं। थोड़ा आप अपने घर वालों से बात करिए, बहन से, भाई से, जो लोग आपको दूर से देख रहे हैं प्रिपरेशन करते हुए, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा जो भी बोलेंगे पॉजिटिव ही बोलेंगे। जो साथ में है तो फिर वो कभी कभी बोलते हैं कि तुमने ये नहीं लिखा, तुमने वो नहीं लिखा, इसलिए तुमको नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो दूर से वो क्या बोलेगा, अगली बार अच्छा करना, अगली बार लिख देना, ठीक है, अगली बार सही करना। तो जो थोड़ा आपके हैं दोस्त वगैरह, तो बहन वगैरह, भाई वगैरह, तो उनसे बात करिए। वही है, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, मतलब टाइम पे सोइए, टाइम पे अपना पढ़िए। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से जब इम्प्रूव कर देंगे ना, करते रहेंगे, तो फिर आपको ऐसा कभी फील होगा ही नहीं। मैम जो इंटरव्यू में आपने डेफ में हॉबीज़ के लिए बात की थी, आपने जैसे आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है तो वो आपने हॉबीज़ फिलअप की थी? हाँ, जो चीज़ें मैंने करी थी या जो मुझे आती है, जो मैं करती थी, वही चीज़ें लिखी थी। क्योंकि आप अगर कुछ और लिखते हैं और अगर वो आपसे पूछ लेते हैं और आप नहीं बता पाते हैं, तो खासकर हॉबीज़, मतलब वो तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब वो पूछें तो आपके चेहरा एकदम लाइट अप हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मतलब इतनी पसंदीदा चीज़ पूछ रहे हैं वो। अगर वो बोल रहे हैं कि आप गाना गाइए तो मैं खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे आता है, मैं गाती हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कुछ और लिखा है जो आप नहीं करते हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, फिर वो जज कर लेंगे, ठीक है, आपके एक्सप्रेशन से कि ठीक है आप इतना क्यों सोच रहे हैं, जो चीज़ आप मज़े के लिए करते हैं उसमें भी आप इतना सोच रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लिखिए कि आप करते हैं उसको। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है मैम, जैसे मैम आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो क्या मैम उससे रिलेटेड आपसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा गया था? रियल इंटरव्यू में तो सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा था मुझसे, बट हाँ मॉक्स वगैरह में काफ़ी कुछ पूछा गया था जी। हो गया, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।